अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 77 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का। अच्छा प्यारे बच्चों, सुबह वालों, मैंने बड़ा रोका खुद को कि मैं क्वेश्चन बैंक 9 ना डालूं। मैंने आपकी क्लास में पास पेपर 2 4A, क्वेश्चन बैंक 9, क्वेश्चन बैंक 10 ये 3 होमवर्क दिए थे, लेकिन दरमियानी ब्रेक में मैं खुद को नहीं रोक पाया, मैं यहाँ पे 9 लिख गया। तो ये चारों सवाल होमवर्क में करने हैं, हर सवाल पे 20 मिनट लगाने हैं, तो ये टोटल 1 घंटा 20 मिनट का होमवर्क है। इससे ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो मतलब आप टाइम ज़ाया कर रहे हो, दूसरे पर्चों का भी और इसके ऊपर भी अपने कीमती वक्त को ज़ाया नहीं करना। हर सवाल 20 मिनट्स में टारगेट करके करना है और हो सकता है। मेरे ख्याल में चारों सवाल जो है इनके अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, ठीक है, और उसके साथ IS8 मिक्स है, जिसमें से 2 सवाल आप ऑलरेडी देख चुके होंगे IS8 के अंदर टेस्ट में या क्वेश्चन करते हुए, उसमें ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के टॉपिक में आप देख चुके हुए हैं वो सवाल। सिर्फ उसमें IS8 वाली एडजस्टमेंट गायब थी, वो डल गई है इन 2 सवालों में, ठीक है ना। तो ये सवाल आपने लाजमी करने हैं। बाकी थोड़ा सा कम करें यार इसको। बाकी सुबह वाले बच्चों के लिए ये पार्ट 1 बना दूंगा मैं, इसमें मैंने पहले मोहानी डिस्कस करना है और सुबह वाले बच्चों ने फ़खर पहले डिस्कस किया था। कोशिश मेरी यही है, क्लास मैंने अर्ली स्टार्ट की है, कोशिश मेरी यही है कि फ़खर भी इसी के अंदर इनका हो जाए डिस्कस। अगर इनका फ़खर रह गया, पास पेपर 3 है गालिबन, तो फिर इनको मैं सुबह वालों के लिए सुबह वालों वाला फ़खर जो है वो अपलोड कर दूंगा और सुन लेंगे। बाकी ऑनलाइन वालों का तो आपको पता है मैं इकट्ठा कर ही देता हूँ, उसमें मसला नहीं है। ऑनलाइन वालों को जो लेक्चर मिलेगा वही उनका कंप्लीट लेक्चर है, उसका मसला हल करना मेरा काम है, ठीक है जी। शुरू करें जी काम। तो फ़खर बाद में, उन्होंने पहले किया था, आप लोगों का फ़खर बाद में। हम पहले आते हैं मोहानी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मेरे ना पिछली क्लास के अंदर जहन बदल गया। पहले मैं इसको वैसे करवाने लगा था जैसे मैंने कल सिखा के भेजा था, और वो बिल्कुल सही तरीका है, वो भी एंड पे डिस्कस कर लेंगे। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि अगर प्रॉफिट का क्लोजिंग स्टॉक अगर आ जाए तो प्रॉफिट का इम्पैक्ट निकाल लो एंट्रीज करने की बजाय। ये एक शॉर्टकट ज़रूर है, लेकिन मैंने सोचा शॉर्टकट को छोड़ो, लॉन्ग कट पे चलते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग कट पे चलते हैं, एंट्रीज करके देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग, वैसे रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोड्यूस एन एक्सट्रैक्ट शोइंग मूवमेंट इन रिटेन्ड अर्निंग्स एज वुड अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 15 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। अच्छा यार, इसने ना टोटल का कॉलम मना नहीं किया, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं असल वाला ICAP का सवाल ओपन कर लूँ। ये नहीं, ठहर जाओ ना, मोहानी लिखूंगा तो आएगा ना ये। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूस एन एक्सट्रैक्ट शोइंग, अच्छा टोटल कैसे बन सकता है? उसने सिर्फ रिटेन अर्निंग कॉलम मांगे, आप भी हद करते हैं, बस ठीक है, सिर्फ रिटेन अर्निंग कॉलम आएगा, ओके। टोटल तो तब आए जब शेयर कैपिटल हो, शेयर प्रीमियम हो। उसने क्या कहा है? एक्सट्रैक्ट शो करो, सिर्फ मूवमेंट इन, उसने कहा भी एक्सट्रैक्ट है, तो इसलिए टोटल नहीं है, सॉरी। अच्छा चलें जी, अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमने बनानी है, ठीक है, और बनानी है 15 की और 14 की, 15 और कंपैरेटिव 14 की। लेकिन गड़बड़ क्या थी? सवाल कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है घर पे? माशाल्लाह, बस बाकियों ने अगली बार करना है फेल होने के बाद। हाइब्रिड में किस किसने अटेम्प्ट किया हुआ है? सारे जोश जज्बे मेरे को खत्म कर देते हैं आप लोग। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी चाहिए। अब ये मैं सुबह वालों के लिए जोर लगा रहा हूं जो लगा रहा हूं इस पे, वरना आप लोगों ने तो मेरा जज्बा बिल्कुल ठंडा कर दिया था। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पॉलिसी चेंज करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो। तो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 हमने किया था, मैंने कहा था जहां से वो पॉलिसी अप्लाइड है, IS8 लिखता है ये बात, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है? आपको IS2 ने कहा FIFO या EFCO, अब ये ऑप्शन था, वंस सेलेक्टेड एनी वन ऑफ दिस बिकम्स योर अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, और अगर चेंज करना पड़ा तो IS8 आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, भाई तुम पहले बैग रख के चले गए थे, फिर वापस आ रहे हो, क्या मसला है? जल्दी बैठो। IS8 ने कहा था, ये IS40 ने कहा था, इनिशियल मेजरमेंट तो कॉस्ट पे ही होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, लेकिन सब्सिक्वेंटली चाहो, अब देखो डिस्टर्बेंस हुई है तुम लोगों की वजह से, सब्सिक्वेंटली चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे रहो, फेयर वैल्यू मॉडल पे रहो, आपकी मर्जी है। आपने कहा हम कॉस्ट मॉडल पे रहेंगे, ओके फाइन।
नाउ दिस बिकम्स योर अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अगर इसको चेंज करना है, फखर वाला सवाल, अल्लाह करे क्लास में हो जाए, नहीं तो पार्ट 2 आपका जो होगा वो सुबह वाला पार्ट 1 जो है वो मैं आपको मतलब पार्ट 2 बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ऑनलाइन वाले आप ना सोचा करो इन बातों को, आपका लेक्चर इकट्ठा कर देना, मैंने आपने इकट्ठा ही सुनना है, आपको क्या टेंशन है। अच्छा, तो अब एक बार आपने कॉस्ट मॉडल सेलेक्ट कर लिया, अब ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन गया, अब इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। और अगर कभी जाके आपका ये इरादा बन जाए कि नहीं फेयर वैल्यू मॉडल पे आना है, तो आइए सेट आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, ये वॉलंटरी चेंज होता है ना, इसमें ये ऑप्शन कोई नहीं है कि स्टैंडर्ड आएगा आके कहेगा चाहो तो रिट्रोस्पेक्टिव करो, चाहो तो प्रोस्पेक्टिव करो, ऐसा कुछ चाहो नहीं होता, क्योंकि ये वॉलंटरी है, मैंडेटरी है कि आप रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके लाएं पॉलिसी को। स्टैंडर्ड के अल्फाज कुछ इस तरह के हैं कि इसको यूं अप्लाई करके लाओ एज इफ यही वाली पॉलिसी हमेशा से थी, इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अप्लाई दिस पॉलिसी एज इफ इट वाज ऑलरेडी इन प्लेस, ठीक है ना। तो चेंज इन पॉलिसी है जब आप वॉलंटरी चेंज करें तो पॉलिसी के अंदर, ठीक है ना। ये चेंज इन पॉलिसी में आइए सेट लगता है। तो फाइफो से एफको में जाने का उन्होंने सोच लिया, अब खड़े हैं 17 में, सॉरी 15 में, खड़े हैं 15 में। 15 और 14 तो हमने बनाना ही है, लेकिन मसला ये है कि ये 13 के अंदर भी चेंज है, पॉलिसी का चेंज 13 में भी है, ठीक है। तो फिर अब क्या करें, ओपनिंग 2 बार लिखेंगे, और क्या करना है, ओपनिंग 2 बार आएगा, ठीक है। यार ये सवाल मैंने आपको दिया हुआ है ना हैंड आउट में, ये ना यहाँ पे असल में 2 सफ़ों पे हो रहा है, इसको ज़रा उधर ही ले जाता हूँ मैं। यार वैसे नहीं मिल रहा, ढूंढ लेते हैं। लेक्चर कौन सा था, 70, वो अपलोड ही नहीं किया मैंने, इधर डाला ही नहीं हुआ, ठहर जाओ। इस दफा अपना जी, ये ज़रा एक जगह पे आ जाए, इजी होता है ना। अच्छा, ओके नाउ अब ये एक सफ़े पे, अब ज़रा इजी हो गया, वरना ये काम चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब हम खड़े कौन से साल में हैं, 15 में, और पॉलिसी चेंज करनी है, तो डाटा कहाँ से गिवन है, 13 से, तो 13 से करके, अगर 12 के गिवन तो 12 से करके आते, 11 से गिवन, अगर 1950 से गिवन होता तो वहाँ से करके लाते, लेकिन एडजस्टमेंट एक ही होती है। 15 में खड़े हैं तो 15 और 14 सामने हैं, पीछे 500 साल की एडजस्टमेंट भी है, तो वो कहाँ पे होगी, ओपनिंग 500 साल की। चलें एनीवेज, तो भाई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है, तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। सवाल है, सवाल का नाम क्या है, मोहानी आई कैप क्वेश्चन बैंक। बातें नहीं करें यार, बुला लें यार, साकिब को भी बुला लें, आप भी तवज्जो से, साकिब को थोड़ा इधर आगे बिठा लें, या आप ही आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं, इधर आए ना, इधर आएँ, कागज़ पेंसिल लेके आ जाएं, ज़रा हाथ खड़ा करो, हाथ, हाँ इसके साथ बैठ जाए, हाथ खड़ा रखना, भाई को आना देना, ठीक है ना। जो बोले उसको आइडेंटिफाई करो, रो नंबर दिस 1 2 3 बच्चा, बस फिर देखो इनका मैं करता क्या हूँ। तो पेज नंबर कौन सा जी बुक का, सुबह वाले भी अब बैठे लेक्चर ले रहे हैं, ये वाला अच्छी बात है ना, मेहनत करो, हसद ना करो जी। मोहानी मैन्युफैक्चरिंग, MH लिख देता हमारी भी जान छूट जाती, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिखना ही पड़ेगा। लिमिटेड भी आगे, ओके, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग अनलिमिटेड, अच्छा लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, लेकिन एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट्स क्यों है, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम हमने बनाना है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, पूरा फॉर द ईयर एंडेड आपने लिखना है पर्चे में, ठीक है। तबीयत के मुताबिक, बल्कि तरबियत के मुताबिक 2 लाइनें छोड़कर आपने लिखा ओपनिंग। उसके बाद सवाल पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कोई डिविडेंड नहीं है, कोई राइट इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय प्रॉफिट के,
ठीक है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी मैं 2 लाइनें छोड़ देता हूँ, क्लोजिंग और फिर क्लोजिंग। अच्छा, पहले ये लिख लूँ भाई, ना लिखो। 31 दिसंबर 15 को उठाओ। मैंने पिछली क्लास में भी ये बात की थी। आप में से कोई बच्चा ये नहीं कहता हुआ सुनना चाहिए मुझे कि हमें ये पता नहीं है आइए सेट का सवाल शुरू कैसे करते हैं अगर चेंजेस इन इक्विटी आ जाए, या कैश फ्लो का सवाल शुरू कैसे करते हैं सवाल पर्चे के अंदर, या पीपीई का नोट आ जाए शुरू कैसे करते हैं सवाल। ये कभी भी, क्योंकि हमने कोशिश ये की है कि हर सवाल को एक ही, बोरिंग कॉस्ट का हर सवाल एक तरीके से किया, पीपीई का नोट हर सवाल हर नोट एक ही तरीके से बनाया। ऐसे ही अभी तक देख रहे हो आप, हम चेंज इन इक्विटी का हर सवाल एक ही तरीके से कर रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, उठाओ लिखो क्लोजिंग, फिर ओपनिंग ओपनिंग, ये नहीं बदल रहा मैं। ऐसे ही अगले टॉपिक्स के अंदर भी है, ठीक है, और यहीं से पासिंग मार्क्स मिलते हैं आपके कि आपको पता है हर टॉपिक के अंदर सवाल शुरू कैसे करना है। फिर तो आगे किस्मत की दौड़ होती है, कभी सवाल मुश्किल होता है, कोई एडजस्टमेंट फंस भी जाती है, पासिंग मार्क्स आपको हर सवाल देता है, ठीक है। 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर, चलो यकम जनवरी 14, ये 14 की चेंज इक्विटी, ये 15 की, तो 14 की चेंज इक्विटी के अंदर 14 का प्रॉफिट आएगा। अल्फाजात क्या यूज किए हैं इसमें, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 2014, बेटा वो जगह छोड़ी और प्रॉफिट, वो बस 1 मिनट सब्र करें अभी जी। अब ये जो चेंज इन पॉलिसी है ये तो 13, 14, 15 में है, चलो 15 के असरात तो 15 में डाल दिए, 14 के असरात भाईजान ये टाइम है आपके आने का, 14 के असरात 14 में डाल दिए, 13, 12, 11 जितने मर्जी साल हैं वो कहाँ जाने हैं, तो आज क्या होगा, ओपनिंग 2 दफा आएगा और दरमियान में प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। ठीक हो गया जी, ये हमारा फॉर्मेट होगा। कॉलम हमने बनाना है सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स वाला, और असल में ना वैसे सवाल ये पिछली क्लास में थोड़ा सा स्पीड से करा के हो भी सकता था, लेकिन मेरा ना जहन बदल गया। मैंने आपको सिखाया था प्रॉफिट का इम्पैक्ट ले लो, और आई कैप के सोल्यूशन में भी ऐसे ही है, उन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरी ये चाहत थी कि जब सारे सवाल ही एंट्री से करते आ रहे हैं तो बता ज़रूर दूंगा कि प्रॉफिट वाले सवालों के अंदर, ये स्टॉक वाली एडजस्टमेंट वाले सवालों में सिर्फ इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ले सकते हो आप, हर क्वेश्चन के अंदर इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ले सकते हो और सवाल को चला सकते हो। लेकिन चूंकि सारे सवाल अभी तक जर्नल एंट्री से हो रहे हैं तो चलो इसको भी जर्नल एंट्री से कर लेते हैं। और मैंने उनको कह दिया सुबह वाले बच्चों को कि मुझे पता लग जाएगा कल कि किसने ये लेक्चर नहीं लिया, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर तो प्रॉफिट इम्पैक्ट वाली वर्किंग है जो कल सिखाई थी, और मैं करवाऊंगा आज जर्नल एंट्री से, तो सोल्यूशन देख के पता लग नहीं जाएगा कि किसने लेक्चर लिया किसने नहीं लिया। क्या ख्याल है? अच्छा, किसने सवाल किया हुआ है? ट्राई ओके, चलें, अच्छा है, ठीक है, दूसरे रुख से भी आज देख लोगे कि एंट्री से भी ये सवाल हो सकता है, फिर एंड पे मैं इम्पैक्ट भी बता दूंगा। ओके, अच्छा, ये कहानी हो गई जी, ये तो है हमारा फॉर्मेट, ठीक है। अब पहला पैरा पढ़ते हैं। मोहानी मैन्युफैक्चरिंग इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर कार असेंबलर्स। पीछे खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, हाँ, और अगले आने वाले हर बच्चे को खड़ा करते रहें जी भाई। मोहानी मैन्युफैक्चरिंग इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर कार असेंबलर्स। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 14-15 की भी ऑडिटेड होनी चाहिए थी ना, 15 में तो खड़े हैं, उसका ड्राफ्ट होगा। अच्छा, डिस्क्लोज्ड दैट प्रॉफिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स वर 21 एंड 89 रिस्पेक्टिवली। यानी अगर मैं ये बनाऊं, 15 में हम खड़े हैं, वो ड्राफ्ट है, तो फिर 31 दिसंबर 14 का डाटा उसने दिया, 31 दिसंबर 14 वाले साल का डाटा उसने दिया है। पिछली क्लास में बच्चे कह रहे थे कि ये हमने क्या की, मैंने कहा ये तशरीह, हमने कहा ये शेर था, पहला पैरा शेर था और ये इसकी तशरीह,
ठीक है, शायर ने इसमें क्या कहना चाह रहा है वो हम बताने लगे। ठीक है, तो द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 14 शोड प्रॉफिट 21 मिलियन, रिटेन्ड अर्निंग्स 89, प्रॉफिट 21 मिलियन और रिटेन अर्निंग्स 89। ये सवाल बता रहा है डाटा। किधर गया आगे, द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर। अब फॉर द ईयर कौन सा होगा लिख नहीं रहा, 15 जिसके अंदर चल रहे हैं इसी साल की बात हो रही है। फॉर द ईयर शोड अ प्रॉफिट ऑफ 15 मिलियन, रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं, ये नहीं बताई उसने, ये है। अब डिविडेंड कोई नहीं है तो जिक्र कोई नहीं है तो जोर जोर लगा के आप निकाल भी सकते हैं कि ये ओपनिंग हो गया, ये प्रॉफिट होगा तो क्लोजिंग कितना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मुझे इसकी कोई ज़रूरत है। मैंने कंपैरिजन में ना क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 भी ओपन किया था, फिर क्वेश्चन बैंक 1 और वो 5 जो करवाए वो भी ओपन किए थे, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने बच्चों को ये कहा था कि देखें हम यहाँ खड़े हैं 2003 में, लेकिन हम रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस जो चाह रहे होते हैं वो ना तो 3 का होता है ना 2 का होता है, बल्कि 1 का क्लोजिंग होता है जिसे हमने अपने 2 का ओपनिंग बनाना है। अगर हम 3 में खड़े तो 3 और 2 की चेंज इक्विटी बना रहे हैं ना, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स हमें ना 3 के क्लोजिंग वाली चाहिए ना 2 की क्लोजिंग वाली चाहिए, बल्कि 1 की क्लोजिंग चाहिए जिसको हमने ओपनिंग बनाना है। अगला सवाल हमने किया वंडर लिमिटेड, खड़े कहां थे 15 में। अच्छा ये देखो इसमें तो क्या था, ये अवेलेबल था, हमने यहां क्या लिखा था, पहले दिन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसीलिए कहा था इस सवाल को कर लो 3 बार। देखो हर जगह यही कॉन्सेप्ट, यही नॉलेज यही यूज हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट एसओसीआई का, ठीक है जी, रिटेन अर्निंग्स का स्टार्टिंग पॉइंट। अगले सवाल में आए, खड़े 15 में है, चेंज इन इक्विटी बनानी है 15 की और 14 की, लेकिन ना तो रिटेन्ड अर्निंग्स 15 वाली चाहिए मुझे ना 14 वाली चाहिए क्लोजिंग, बल्कि 13 की क्लोजिंग चाहिए जिन्हें ओपनिंग बनाएंगे। इस सवाल में ओपनिंग 13 की क्लोजिंग गिवन नहीं थी, लेकिन चूंकि हमारे लिए ज़रूरी आइटम थी तो हमने उसको निकाल दिया, ठीक है। फिर इससे अगला सवाल हमारी ज़िंदगी में आया, मार्वलस सवाल था, बड़ा मार्वलस सवाल था। कहाँ खड़े थे 17 में, रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग ना 30 जून 17 वाली चाहिए ना 30 जून 16 वाली चाहिए, बल्कि रिटेन्ड अर्निंग्स 30 जून 15 वाली चाहिए, जो 1 जनवरी 15 का ओपनिंग, इसका ओपनिंग बने, ठीक है ना, 1 जुलाई का। तो ये गिवन थी इस सवाल के अंदर, तो हमने इसी को उठाकर आगे अपना काम शुरू किया था। समझ आता है ये। अब ये 3 सवालों का नॉलेज दिमाग में लेकर हम इधर आए, हम 15 में खड़े हैं, चेंजेस इन इक्विटी बनानी है हमने 15 की और 14 की, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स हमें ना तो 31 दिसंबर 15 वाली चाहिए ना 31 दिसंबर 14 वाली चाहिए, बल्कि 31 दिसंबर, और ये अवेलेबल सवाल में नहीं थी, ठीक है। अच्छा मुझे 13 के प्रॉफिट चाहिए होते हैं, नहीं कभी नहीं चाहिए थे। इधर देखो शुरू से देख के आते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 3 और 2 का प्रॉफिट था, 1 का नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी। 3 और 17 में खड़े थे, 17 और 16 का प्रॉफिट था, 15 का नहीं था, हमें जरूरत भी नहीं पड़ा। खैर जब ये 15 में खड़े थे, 15 और 14 का प्रॉफिट गिवन था, 13 का नहीं गिवन था, हमें चाहिए भी नहीं था। हाइब्रिड में खड़ा होना है आपने, हाइब्रिड में खड़ा होना है आपने। हाँ लेट है, हाँ साढ़े 7 से लेट कोई ना हुआ करे सिवाय मेरे। ओ सॉरी वो 9:30, 7 बजे वाले मेरे दिमाग में ऐसे घुसे हुए हैं ना आज इस सवाल की वजह से। कहाँ है स्टूडेंट, अभी तक पहुंची नहीं स्टूडेंट। आ गए, शाबाश, आ जाए, चलें आगे खड़े हो जाएं, शाबाश। 9:30 से लेट नहीं होना, ठीक है भाई। आप बैठे हुए हैं उधर यार, आप बैठ जाएं इधर हाइब्रिड में बैठ जाएं। अब भाई पीछे बैठे हुए हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ फिर। चलें जी,
ओके नेक्स्ट, समझ आ रही है? ये हर सवाल कंपैरिजन में जब ओपन होता है ना, आपका टॉपिक तैयार हो गया होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अभी मेरी तसल्ली नहीं है, कल भी एक सवाल मैंने और खुद करवाने दो और फिर करना है प्रैक्टिस को, लेकिन मैंने आप लोगों से यही डिस्कस किया है कि मैं संडे को बुला के आपको रेशोज इसलिए करवाऊंगा कि इसमें अब जूस ही निकालना है, वो तो हम निकालते रहेंगे इसका, लेकिन नया भी कुछ हो जाना चाहिए। पर वो नया, क्योंकि ईद बीच में आ रही है, तो ना ईपीएस हो सकता था ना कैश फ्लो, क्योंकि उसके लिए ईपीएस के लिए मुझे 6-7 दिन इकट्ठे चाहिए लाइन में, कैश फ्लो के लिए मुझे 9 से 10 दिन इकट्ठे चाहिए लाइन में। तो बीच में ब्रेक जो है वो मेरे लिए, मुझे लग रहा था मेरे लिए नुकसानदेह और आपके लिए भी, भूल जाता है बंदा, फ्लो टूट जाता है। इसलिए फिर रेशोज करेंगे संडे को एक्स्ट्रा क्लास करके इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर आगे मंडे ट्यूसडे वेंसडे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रेशोज सिर्फ सीख लेने से पर्चा पास नहीं होता, लिखवा लो, इंटरप्रिटेशन करनी होती है, तो उसकी प्रैक्टिस। तो फिर हम ये तीनों साथ लेके चलेंगे, IS 8, रेशोज और स्टेटमेंट इक्विटी की थोड़ी सी थ्योरी रहती है वो भी। फिर तो एक बार संडे कल का दिन IS 8 पे लगा लूँ, फिर संडे रेशोज पे लगा लूँ, फिर अगले 3 दिन में रिलैक्स होकर इन तीनों चीज़ों को पूरा कर दूंगा, ताकि ईद के बाद जो छुट्टी का सोचे एक भी दिन एक्स्ट्रा वो ना कर सके, क्योंकि मंडे वाले दिन तो हम EPS स्टार्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह या रेशोज, ठीक है ना? ओके, संडे को देखूंगा, मैं हिसाब लगाऊंगा बैठ के, एक रेशो को कितना देर लगेगी, 2 को 3 को, तो उस अंदाजे से 3 घंटे 4 घंटे के लिए बुला सकता हूं आपको। सिर्फ सर अदनान से ये पूछ लूंगा कि उन्होंने FAR 2 तो नहीं सुबह में रखनी, तो अगर उन्होंने सुबह में रखनी होगी तो फिर मैं उनसे चेंज करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों का FAR 1 FAR 2 इकट्ठा है हमारी क्लास में। वो 8 से 1 कह रहे थे, तो हम 1 के बाद रख लेंगे फिर, ठीक है? ओके, अच्छा, ओके, होगी बात। आइंदा लेट नहीं आना, आके बैठ जाओ, आप फिजिकल में आ जाओ अगर आना है तो। हाइब्रिड स्टूडेंट, जो हाइब्रिड में बिठाया मैंने स्टूडेंट को, अगर फिजिकल में आना है तो आ जाए। वैसे तो हाइब्रिड में भी बैठ सकता है बच्चा, नो इशू, अगर बैठना चाहें तो। जी आपको कह रहा हूँ, अगर आना चाहें अपनी क्लास में आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बैठ सकते हैं। ओके, ठीक है, अच्छा जी, 9:30 से लेट कोई ना हो, अब कल से कोई इजाजत नहीं है, सिवाय मेरे। मुझे ना क्लास में एंटर होने दोगे तो तुम लोग भी क्या करोगे, मजबूरी है। अच्छा सुनो प्लीज, ओ प्लीज, पेनल्टी। मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, प्रॉफिट्स मुझे नहीं चाहिए थे, 15 में खड़ा हूं, 15 का प्रॉफिट गिवन है, 14 का गिवन है, 13 का नहीं गिवन, मुझे जरूरत भी नहीं थी। तो ऐसे ही है, मैं 15 में खड़ा हूं, 15 का प्रॉफिट गिवन है, 14 का गिवन है, 13 का गिवन नहीं है, मुझे जरूरत भी कोई नहीं, ठीक है? हाँ, मसला सिर्फ अब इस फिगर का है, ये जरूरी फिगर है, इसके बगैर मेरा सवाल शुरू नहीं हो सकना। इसी के लिए तो फिर मैंने आपको सिखाया था कि हम 14 के साल का, कौन से साल का? अकाउंटेंट वाला 31 दिसंबर 14 वाला रिटेन अर्निंग्स बना लेंगे लेजर। तो 1 जनवरी 14 अब्दुल्ला वाला ब्रॉड डाउन, पता नहीं। उसके बाद प्रॉफिट 2014 का, ये पता है 21, फिर क्लोजिंग 31 दिसंबर 14, पता है 89। अब सवाल पूरे में कहीं डिविडेंड का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब फिर डिविडेंड नहीं है। बैलेंसिंग क्या है? ये हमारी रिक्वायर्ड फिगर है जो हमने निकाल ली, ठीक है जी। 68 वर्किंग नंबर 1 कह लें अब इसको फिर, ठीक है। तो ये थी जनाब पहले पैरा की तशरीह, और साथ में हमने एक मतलब की चीज़ भी निकाल ली। ये हमें चाहिए होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है हमारा, तो इसको भी लिख लेते हैं, फिर बाद में आप सवाल सामने रखेंगे ना, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा है 68, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम है जी ये। आप पर्चे में आर ही ना लिखा ना, आर ही चल जाएगी नंबरों पे, रिटेन्ड अर्निंग्स लिखना। और यहाँ पे हमने लिख दिया वर्किंग नंबर 1। अच्छा, ब्रैकेट में भी ये काम कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था, या ब्रैकेट में आप कर सकते थे ये काम। 68 प्लस 21, नहीं सॉरी 89 माइनस 21। अगर आपको ये इतना उबूर है इसके ऊपर कि जी क्लोजिंग गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, तो आप ये दिमाग के अंदर लेजर बनाओ, 89 माइनस 21 68, इनफ है, ये वर्किंग यहाँ पे शो कर देना इनफ है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बना लो, आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा चलें जी,
तो ये क्या था, ये इस पूरे पहले पैरा की, बल्कि पहले 2 पैराज की तशरीह थी कि शायर क्या कह रहा था। अब्दुल्ला तुम गलतियां इतनी करते हो, यहां बातें बस बहुत करते हो, दिमाग जो बातों की तरफ है। ये जी, इसमें सिर्फ ज़रूरत की चीज़ ये थी, ये सिर्फ पर्चे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपके साथ मैंने ये इंश्योर किया है कि हमने जितने सवाल भी किए हैं वो एक जैसे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में भी ये चीज़ देखी ऐसे ही, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक 1 में भी देखी, क्वेश्चन बैंक 5 में भी देखी, आज क्वेश्चन बैंक 2 में नहीं थी तो मैंने बना के दे दिया आपको। ये अब बिल्कुल एक जैसे सवाल हमने किए, अभी तक कोई नई चीज़ हमने की ही नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब अगली कहानी शुरू करते हैं। ड्राफ्ट में 15 का प्रॉफिट है, हाउ एवर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, जिसके अंदर पॉइंट 1 में कहता है मैंने डिसाइड किया है कि वो वैल्यूएशन मेथड इन्वेंट्री का चेंज कर देंगे और 542F को लाना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये किस स्टैंडर्ड ने बदला है, किस स्टैंडर्ड ने बदला है, किस स्टैंडर्ड ने, किसी ने नहीं बदला, ये किसी स्टैंडर्ड ने नहीं बदला 542F को, ये मैनेजमेंट का वॉलंटरी डिसीजन है। इसलिए IS8 मैंडेटरली कहेगा कि आप वापस जाएं जहां तक जा सकें और वहां से अप्लाई करके लाएं। IS8 के अंदर लिखा हुआ है, कभी कभी IS8 की एप्लीकेशन इम्प्रैक्टिकेबल हो जाती है नॉर्मली ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा की वजह से, तो वो कहता है जहां तक जा सको जाओ। अब हम तो यहीं तक जा सकते हैं ना, 3 साल का डाटा गिवन है, ये अज्यूम करेंगे 3 साल पहले ही शायद ये कंपनी 1 जनवरी 13 को बनी होगी, तो 13 वाले साल 14 वाले साल 15 में काम किया था कि 15 में इन्होंने सोचा पॉलिसी बदल लेते हैं, तो स्टैंडर्ड कहता है फिर बेटा चलो 13 से बदल के लाओ, एज इफ दिस पॉलिसी हैज़ ऑलवेज बीन अप्लाइड। ठीक है ना, तो ये पॉलिसी चेंज है। अब सबसे पहले तो अकाउंटिंग, ये जो रूल्स थे, रूल्स आज इधर लिख लेते हैं, दूसरी क्लास में उधर लिखा था, करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक था, मुझे याद है इसमें मैंने ना कहीं पे रूल 1 लिखा था और कहा था मज़ीद रूल्स लिखेंगे, फिर ज़िंदगी ने इजाज़त ना दी हमारी करेक्शन ऑफ एरर की, ज़िंदगी ने, आज ज़िंदगी ने मौका दिया है, अब पता नहीं वो कहाँ लिखे थे। कुछ याद है आपको कहाँ लिखा था हमने? पता याद भी होगा तो सर हम नहीं बताएंगे, ये टाइम जो वेस्ट हो रहा है ना यहाँ पे, असल तो यही है। पॉज कर दें यार ज़रा, बच्चों के MBs तो ना बढ़ते रहे ऐसे ऑनलाइन। अच्छा जी, माजरत मुझे वो नहीं मिल सका जिसको मैं तलाश कर रहा था, तो कोई बात नहीं, रूल वही था 1, वो फिर किसी वक्त लिख लेंगे। रूल 1 जो हमने पढ़ा था ज़िंदगी में, वो ये पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट में एक्सपेंस में इंक्रीज़ आए तो प्रॉफिट कम हो जाता है, और अगर एक्सपेंस में डिक्रीज़ आए तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर इनकम में इंक्रीज़ आए तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, और अगर इनकम में डिक्रीज़ आए तो प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ ही रूल 2 लिखते हैं, आपको कल लिखवा दिया था। रूल 2 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, जो कल लिखवाया था, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट, यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, ये मैंने कल लिखवाया नहीं था, आपको आज लिख सकते हैं आप, तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रूव मैंने ज़रूर किया है क्लास के अंदर, दूसरी में प्रूव ज़रूर किया है, लेकिन बच्चों से कहा है कि मेरी मानो, इसको यूँ कभी मत सोचना, बस इतना ही याद रख लो। खैर, प्रूव तो करना ज़रूरी है। सेल्स हैं हमारी, पता नहीं 100 थी मेरे ख्याल पिछली क्लास में, उसमें से आपको पता है लेस करते होते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था जी 5 रुपये लेट से, परचेजेस थी जनाब 89 रुपीज़ की, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 10 रुपये का। कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दें मुझे। जी, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 84।
तो फिर 16 का क्या आ गया, प्रॉफिट। बड़ा कम आया यार, चलो जीपी आ गया 16 का। ठीक है, अब मैं इस एक चीज़ को सिर्फ बदलूंगा, वो है क्लोजिंग स्टॉक। बाकी थिंग्स रिमेनिंग सेम, यानी 100। अगर कुछ प्रूव करना है तो बाकी तो सेम ही रखना पड़ेगा ना, 89, और बाकी तो फिर बैलेंसिंग निकलना है। अब 10 को बढ़ाकर मैं कर देता हूं 15। अब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया। अच्छा, जीपी कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ गया, 70, और प्रॉफिट, यानी अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे 5 रुपए से तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा 5 रुपए से। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि क्लोजिंग स्टॉक, ये डिब्बा कॉस्ट का डिब्बा है, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, और ये प्रॉफिट है। अब ये एक्सपेंस जो है, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस। ठीक है, यानी ये एक ऐसी फिगर है जो इस एक्सपेंस को कम करती है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस होने वाली फिगर, एक्सपेंस को कम करने वाली फिगर अगर बढ़ेगी तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम। एक्सपेंस को कम करने वाली फिगर अगर बढ़ेगी तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम। एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन इतनी बात सोचोगे तो जो बाल रह गए वो भी चले जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है, नहीं अच्छे बाल है, मजाक कर रहा हूँ। अब करना क्या है, करना क्या है, बस इतनी सी बात याद रखनी जितनी आपको बोली कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट कम होगा। हालांकि अंदर की बात क्या है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से दरअसल कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है, जिस वजह से प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन इतनी लंबी बात भी हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, एक जुमला बस, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट, यानी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक उलट सोच लो, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो तो प्रॉफिट कम हो रहा है विद सेम अमाउंट। ठीक है, चलें यहां तक, आगे कोई मसला तो नहीं। अच्छा, उसके बाद रूल 3 आता है, वो भी कल आपको लिखवाया था। रूल 3 क्या था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर, नेक्स्ट becomes opening stock of next period। ठीक है, रूल 1 आपको याद होगा, वही था बस। हाँ जी, ठीक हो गया जी। अब इसका मतलब ये अगर क्लोजिंग स्टॉक पे इम्पैक्ट किसी चीज़ का पड़ेगा तो वो एक साल पे नहीं रुकेगा, वो फिर अगले साल पे भी जाना चाहिए। यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैंने सही किया है, बढ़ाया या कम किया है, तो इस साल के प्रॉफिट में तो असर आ गया, लेकिन मुसीबत ये है कि इस क्लोजिंग स्टॉक ने अगले पीरियड का ओपनिंग स्टॉक भी बनना है, तो फिर अगले पीरियड पे भी इसका असर होगा। अब अगली मुसीबत क्या है, ओपनिंग स्टॉक को एक नज़र देख लो, ये इस एक्सपेंस में पॉजिटिव फिगर है, यानी इसको बढ़ाने वाली फिगर है, पॉजिटिव फिगर है। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक डिफरेंट है ना, ऑपोजिट चीज़ें हैं, तो इनका इम्पैक्ट भी ऑपोजिट ही होना चाहिए, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। ठीक है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़े तो फिर प्रॉफिट कम होता है, अगर ओपनिंग स्टॉक कम हो तो फिर प्रॉफिट बढ़ जाता है, यानी इसका रिलेशन क्या है, इनवर्स। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा, हमने इसको याद नहीं रखना, हम तो याद रखेंगे सिर्फ एक ही बात, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट, इनका रिलेशन डायरेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट कम होगा, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा जी, क्या अच्छा, अब चलें, मेरा जहन दोबारा बदल गया है, मैं एंट्रीज की बजाय पहले वही काम करता हूँ, एंट्रीज का ज़बानी बता दूंगा आपको।
क्या ख्याल नहीं? चले एंट्रीज, ठीक 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 है, करने मैंने दोनों बातें ही हैं, दूसरी भी करनी, सुननी दूसरी भी पड़ेगी, ठीक है। चलें शुरू करें जी अब सवाल। ये तो हो गया हमारे रूल्स। रूल क्या, बस ये रूल है, रूल सिर्फ इतना है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट, यानी क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट कम होता है, बस इसके अलावा कुछ याद नहीं रहता हमें, बाकी सब भूल जाते हैं। अब आए अगर ओपनिंग स्टॉक, तो हम कहते हैं बस हमें तो क्लोजिंग स्टॉक वाला याद है, वो सोचते हैं ओपनिंग स्टॉक उसके उलट। कभी भी ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे इम्पैक्ट हमने डायरेक्ट नहीं सोचा, हमें नजर आया ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा है, हमने कहा रुको रुको रुको, क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है ना, तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, ऐसे सोचेंगे हम, ठीक है अहमद, ऐसे सोचेंगे हम, सोना नहीं है सोचना है, ऐसे सोएंगे हम नहीं, कहा मैंने, ऐसे सोचेंगे। ओके चलें जी चलें जी चलें जी, हो गया काम हो गया काम। अब एंट्रीज फरमाइशी प्रोग्राम, वैसे अगर मज़ा आए एंट्रीज ना करूं तो तकरीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा लेक्चर ले चुके होंगे सुबह वाले, तो कहेंगे ले वो सलूशन ही देखना था हमने, ऐसे ही धोखे में आ गए सर के, है ना। करते हैं एंट्रीज, वर्किंग 2 करेंगे जी, वर्किंग 1 तो ऑलरेडी हो चुकी मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। वर्किंग 2 2013, 2014 और 2015, ये 3 साल है हमारे। करेक्शन ऑफ एरर के अंदर हमने क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री करना सीखी तो हुई है, वो वही काम कर लेते हैं, ठीक है। 31, ये सब क्लोजिंग्स हैं। अच्छा 31 दिसंबर 13 का क्लोजिंग, ये 1 जनवरी 14 पे ओपनिंग तो बनेगा, लेकिन फिर ये ना कहना कि फिर वो 14 का क्लोजिंग भी होगा, फिर 15 का भी होगा, मतलब जो स्टॉक आज पड़ा है वो फिर सारी जिंदगी स्टॉक ही रहेगा। आज का क्लोजिंग कल का ओपनिंग बनना है, सबसे पहले हमने वो निकालना है यार, ये चीज़ें बड़ी बड़ी खराब ना हो जाए, पहले इन्हों बेचो, ठीक है ना। हाँ क्लोजिंग 31 दिसंबर 13 का, क्लोजिंग 31 दिसंबर 14 का, क्लोजिंग 31 दिसंबर 15 का, ये तीनों क्लोजिंग स्टॉक्स गिवन है। उन्होंने कहा है सवाल के अंदर कि डिसाइड ये हुआ है कि फाइफो से, ये तीर का रुख है, एफको पे जाएंगे हम, क्या करेंगे जी हम, फाइफो से एफको पे जाना है, ठीक है, यानी ये रुख है तीरों का। जिगर कौन आजमाएगा, और तीर तीर तो रोज आप चलाते हैं, कभी ना होमवर्क करके, कभी टेस्ट ना दे के, कभी तीर तो आप, जिगर तो हम आजमा रहे हैं, फिर भी खुशी से मोहब्बत से पढ़ाते हैं आपको, ऐसे ना करें आप लोग। ओके आज तो सुबह वालों ने भी मायूस किया थोड़ा सा, होमवर्क काम बच्चों ने किया हुआ था, वो ऐसे नहीं है, तुम लोग ऐसे हो। 31 दिसंबर 13 का क्लोजिंग स्टॉक 37 पे था पुरानी पॉलिसी के तहत, 35.5 पे ले आना है, तो क्या करना है, डिक्रीज बाय 1.5, एक ही बार ये निकाल लें। 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग 42.3 पे पड़ा है पुरानी पॉलिसी वाला, पॉलिसी चेंज करें तो ये 44 पे आता है, इंक्रीज बाय 58.4 पे 15 का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, 54.4 पे आएगा अगर पॉलिसी बदले। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का इंक्रीज डिक्रीज है, जो इसका रुख वही प्रॉफिट का रुख, मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक 13 का डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 14 का प्रॉफिट भी इंक्रीज। लेकिन ये तो था, मैंने डायरेक्ट इम्पैक्ट कल सिखा के भेजा था आपको, आपने कर भी लिया होगा, सोल्यूशन भी ऐसे ही था, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा एंट्रीज से कर लें इसको। अब एंट्रीज कैसे करनी है, जैसे करेक्शन में सिखाया था, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं, पहले आंखें खोल के देखो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आंखें खोल के देखो स्टॉक पे असर क्या है, उसको पहले लिख लो, फिर आंखें बंद करना। मैं पहले ही आंखें बंद कर ली हैं, हद हो गई यार, आंखें बंद करना याद है, ये नहीं याद कि पहले स्टॉक देखना था, इसको तो पुट कर लें। तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, इस पे असर सोचो, ये एसेट है, एसेट का कम होना क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ, आंखें बंद कर। अब जरा 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 डीप डाउन जाके सोचो तो सही, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है, यहाँ पे डायरेक्ट भी तो यही बात की थी,
क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी कम होगा। हम पूरी एंट्री करके भी इसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं, लेकिन चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2013 में क्लोजिंग स्टॉक को हमने किया कम। पॉलिसी चेंज करनी है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर कम करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होगा। और बोलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 13 कितने से क्रेडिट? 1.5 से। आंखें बंद करके कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर दो। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये क्लोजिंग स्टॉक 14 में ओपनिंग बनेगा। और बोलो इसको साथ ही फटका दें क्या? ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाना है, तो अब सोचना नहीं है। यहां सोचा हुआ था ना, यहां सोचना नहीं है, यहां बस आंखें बंद ही रहने दो। अभी एंट्री उल्टा दो, एंट्री उल्टा दो। यानी कि बोलो कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी? अब ओपनिंग स्टॉक भी क्या हुआ है? देखो ओपनिंग स्टॉक भी क्या हुआ है। वैसे तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो हमने 1.5 से कम किया है, इसने ओपनिंग स्टॉक को भी तो 1.5 से कम ही किया है। बोलो, लेकिन ये 1.5 से कम होना ओपनिंग स्टॉक का, ये कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर जाता है। ये कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर जाता है। अब इस एंट्री पे आके हम फंस जाते हैं, ठीक है। इस एंट्री की समझ है, ओपनिंग स्टॉक को क्या करना है? कम करना है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ कम हो रहा है? वो तो पहले से कम किया हुआ है, वही उठा के आगे लिखा हुआ है हमने, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कोई गलत पड़ा हुआ है, अब जब असर डाल दिया है तो इसका तो असर सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल में आना है और इसने यूज हो जाना है। इसको कहीं हम देख नहीं सक रहे, ठीक है। तो ये एंट्री मैं फिलहाल नहीं कर रहा, असर तो पड़ता है, ठीक है। असर क्या पड़ेगा ये आपको बता दिया। आगे बढ़े, 14 में आए 31 दिसंबर 2000। ये सिर्फ नोट बनाने के लिए मैंने आपको एंट्रीज करवानी है, करेंगे वही इंपैक्ट वाला काम। अच्छा, 14 में आए, 31 दिसंबर 14 में क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो गया 2.2 से। क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओ, स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक 2014 का बढ़ गया कितने से? 2.2 से। दूसरा इंपैक्ट आंखें बंद करके कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने से? अच्छा, अब ये भी अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग। अब इसका भी असर पड़ेगा। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना इस साल तो प्रॉफिट को बढ़ा गया। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल यानी एक्सपेंस कम हो रहा है। एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब यही अगले साल का भी स्टॉक बना, ओपनिंग। अब इसका असर अगले साल भी पड़ना है, लेकिन एडजस्टिंग एंट्री हो चुकी है। प्रॉफिट की एडजस्टमेंट क्यों है? जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बनाया था, बढ़ाया था, वही बढ़ा हुआ अब अगले साल बनना है, ठीक है। तो यहां पे फिर फंस गए, एंट्री नहीं कर रहे, आगे चल पड़े। आप कर लो यार, हंसने की बात नहीं है, खुशहाल वाले आप कर लो। ओके, हंसने वाले ना हंसते रह जाते हैं। हंसने वालों का हादसा निकलता है और पूछने वालों की हंसी निकलती है, पर्चा दे के हाँ ये पर्चा है करके निकल आते हैं। और जो हंसते हैं दूसरों पे, उनका हादसा निकलता है। वो हादसा समझ ना, हादसा, हंसी और हादसे में डिफरेंस है। 2015 का क्लोजिंग स्टॉक, 2015 का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है कम हो रहा है? डिक्रीज। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2000, ठहरो ना, आंखें बंद करते हैं। 15 का कितने से क्रेडिट हो रहा है? 4 से। प्लीज यार, ये कौन कौन बोल रहे हैं? आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, बीच में चुप करके बैठे हो। ये दोनों बोल रहे हैं, पीछे चले जाएं। मैं देखता हूँ तुम सही कह रहा है वो। चलो पीछे चलो दोनों, चलो 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 चलो। ऐसे नहीं बिठाया बीच में बंदा आपके। और खुशहाल वाले बोर्ड की तरफ मुँह करूँ तो पीछे नहीं बोलना, बाकी मेरे साथ चलो। खैर जी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अब ये तो वैसे ही अगले साल चला जाना है ना, तो ये 3 एंट्रीज तो प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट डाल रही हैं। जैसे कल मैंने आपको सिखाया था, कल मैंने क्या कहा था? प्रॉफिट का इम्पैक्ट ले लो। वो वर्किंग वहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट का इम्पैक्ट हमने लिया था, तो हमने कहा था क्लोजिंग स्टॉक अगर
कम हो रहा है तो प्रॉफिट को कम करो, बढ़ रहा है तो उसको बढ़ा लो, और यही इम्पैक्ट्स आए थे। ठीक है, अब वो अलग बात है कि इस क्लोजिंग ने अगले साल का ओपनिंग बनना है, और ओपनिंग का कम होना, अब वो एंट्री में कहाँ पे, मतलब ओपनिंग को दोबारा कम करेंगे। ओपनिंग उसने गलत रिकॉर्ड किया होगा तो उस ओपनिंग को कम करेंगे। अब ओपनिंग भी स्टॉक है, अगर वो कम होगा तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ओपनिंग कम होना कॉस्ट को बढ़ाएगा। एंट्री करवाता हूँ, ज़बरदस्ती करवाऊंगा, लेकिन मैं फ़िलहाल सिर्फ चाह रहा हूँ कि ये ज़रा सीधी सीधी वाली एंट्रीज कर ले। ओके, ये मैं कह रहा था कि अभी करेंगे एंट्री, फ़िलहाल नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, या ओपनिंग का बढ़ना कॉस्ट को बढ़ाएगा, मैंने ये बोला है। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं, चलें, वो मैंने जो भी बोला, बहरहाल वो उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है प्रॉफिट के साथ, लेकिन उसका कॉस्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है ना। ठीक है, लेकिन वो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि एंट्री मत सोचें, ज़रा चलने दें। ज़बरदस्ती एंट्री सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि पार्ट 2 जो था, यानी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 जो खुद बनाया गया है, उसमें पॉलिसी चेंज का नोट मांगा हुआ है, तो नोट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल का इम्पैक्ट तो शो करना होता है ना, वो करते हुए फिर बच्चा फंस जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ एंट्रीज करके सिखाऊंगा, लेकिन एंट्रीज पर्चे में नहीं करनी। उसके लिए शॉर्टकट पहले ही बता दिया था, कभी भी क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट आए पर्चे में तो आपने उसका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट लेना है और चला लेना है काम। ठीक है, लेकिन एंट्रीज करके नोट की तैयारी कर रहे हैं हम। ओके, आगे बढ़ो। ये तो हो गया क्लोजिंग का इम्पैक्ट। अब इन्होंने अगले साल ओपनिंग बनना है तो उसका मसला अभी तक है। ये 13 में जो एडजस्टमेंट की है, इसने अगले साल 14 का इम्पैक्ट लेना है। हाँ, फिर 15 में कोई नहीं आना उसने, बस 14 को ओपनिंग है। ऐसे ही 14 क्लोजिंग सही किया है, ये 15 में ओपनिंग बनेगा, यहाँ इम्पैक्ट आएगा। हाँ, उससे आगे नहीं जाना, और आगे तो है ही कुछ नहीं ना, आगे तो वैसे ही टोए हैं, टोए, रोड ही खत्म हो गई है। टोए मीन्स खड्डे, डाइवर्जन, ओके, डाइवर्शन जिसे कहते हैं हमारे रोड पे बनी हुई है जो आजकल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट भी कर लें। सिर्फ रहता क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग बनता है ना, उसका असर प्रॉफिट को वो रहता है, मैंने छोड़ दिया। ठीक है ना, अभी सीधा सीधा काम कर लें जी। इन 2014, हम खड़े हैं 15 में, इन 2014 द कंपनी परचेज्ड अ प्लांट फॉर 100 मिलियन। कंपनी परचेज्ड अ, हाइब्रिड वालों नजर तो आ रहा है ना, नजर आ रहा है, आवाज आ रही है, हाथ खड़ा कर दो। ओके, डन। द कंपनी परचेज्ड अ प्लांट फॉर 100 मिलियन। 14 में इन्होंने प्लांट खरीदा था, हम 15 में खड़े हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट वॉज रिकॉर्डेड एट 25 मिलियन इंस्टेड ऑफ 10। इसका मतलब ये वो कहना चाह रहा है कि ये शायद रॉन्ग है। ठीक है, और होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ, ये तो होना चाहिए था, ये ओरिजिनल ये है, रॉन्ग ये हो गया। The error was discovered after the publication of financial statements for the year 31 दिसंबर 14। हमने पिछले साल की फाइनेंशियल जब पब्लिश कर दी, ये एरर हमने उस वक्त पकड़ा। ओहो, कोई बात नहीं, वो कह रहा है द एरर इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। मटीरियल है, मतलब इसको सही करना है। ठीक है, चलो जी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। कब गलती हुई है? 13 में, 14 में? 14 में। 14 वाले साल में आए, ये 14 वाला साल चल रहा है, और एक डेप्रीसिएशन 25 रिकॉर्ड हो गई थी ज़्यादा। सही करने के लिए क्या करना है आप? रिवर्स। कितने से? क्योंकि 10 रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, कितनी ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई है? 15। तो 15 रुपये से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को कर देंगे क्रेडिट, और पीपीई को कर देंगे डेबिट। अब क्या ये गलती इधर भी हुई होगी? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये कहता ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो फिर मुसीबत थी। फिर इस साल में ख़रीदा था ना, तो इस साल की डेफिनेशन गलत हुई, बुक वैल्यू गलत हुई, अगला साल गलत हुआ, और जब तक वो एसेट चलता रहेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है पहले साल। एक होमवर्क का सवाल है ना, एक उसमें भी ऐसे ही है। वो कहता है मिसाल के तौर पे हमने इधर एक एसेट खरीदा, एक सवाल है ऐसे, एसेट खरीदा, उसकी डेफिनेशन लेट से स्टार्ट करनी थी 1 अप्रैल से, लेकिन गलती से स्टार्ट की 1 जून से। अब पहले साल की डेफिनेशन गलत हो गई। अगर स्ट्रेट लाइन है तो सिर्फ पहले साल में गलत है, लेकिन उस सवाल में रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो इसका मतलब पहले साल की डेफिनेशन गलत हुई तो बुक वैल्यू गलत हुई, फिर दूसरे साल की डेफिनेशन भी गलत हुई, फिर बुक वैल्यू गलत हुई, फिर तीसरे साल की डेफिनेशन भी, एंड तो जितने साल चलता रहे फिर वो गलती उतने साल है। ठीक है, वो भी सवाल होमवर्क में, आला सवाल। लेकिन आपने टारगेट क्या बनाया हुआ है? हर सवाल, साथ होकर बैठो, उनको वापस बुला, हर सवाल
20 मिनट में करना है, हर सवाल 20 मिनट में। बस सब तैयार, पर्चे के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, आप बस कर रहे हैं ना, आप टेक लगा के चाय का कप हाथ में लेके 2 मैसेज का जवाब दे के 1 सवाल करना, ये तो कोई बात नहीं ना, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। अच्छा जी, अब मैं ना असल में ये चाह रहा हूं कि ये क्लोजिंग को आप ना देखें, ठीक है, क्लोजिंग को ना देखें, सिर्फ ये देखें स्टॉक क्रेडिट हुआ, ठीक है, यानी कम हुआ, ऐसे ही है ना। तो ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक ने भी क्या होना है, कम होना है, जितना था उतने से, ठीक है। अच्छा, बल्कि इसकी एंट्री को ही छोड़ें, फिलहाल इसकी एंट्री को छोड़ दें, अभी फिलहाल सिर्फ हम ये असरात लेते हैं। और यहाँ पे मैं एंट्री के बगैर कहता हूँ आपको, क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम है ना, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं, कॉस्ट, ये स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और फिर जब उसको ओपनिंग बनाते हैं तो उसकी एंट्री, पता नहीं उस्तादों ने शायद सिखाई होगी, स्टॉक को क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो स्टॉक ने क्रेडिट होना है, कॉस्ट ऑफ सेल ने डेबिट होना है। अब ये स्टॉक तो सही हो गया, ठीक है, उस स्टॉक को दोबारा वहां पे प्लस करना है, इसकी जरूरत नहीं है, उसका असर जरूर लेना है। फिलहाल में एंट्री की बजाय सिर्फ क्या कह रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी थी यानी प्रॉफिट कम हुआ था, तो ओपनिंग स्टॉक के वक्त क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल। एंट्री में पर्पसफुली फिलहाल नहीं करवा कि मुझे नोट के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के लिए है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी और प्रॉफिट 2014 का बढ़ेगा, फिलहाल ये लिखा है। एंट्री भी करेंगे, ठीक है, उससे आगे असर कोई नहीं जाना इसका। नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, नहीं, हमने 14 से सोचना है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो प्रॉफिट ने बढ़ना है, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, ऐसे ही है ना। लेकिन ओपनिंग स्टॉक का इंपैक्ट क्या होता है, ऑपोजिट। अब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा था, कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई थी, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा था, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई थी, ठीक है। ओपनिंग में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, अगले साल बढ़ा हुआ स्टॉक जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, बढ़ गई, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैं जान के फिलहाल एंट्री नहीं कर रहा, कम हो जाएगा, ओके। ऐसे ही आगे कोई नहीं जाना, और इसका असर आगे नहीं जाना, ये तो वैसे ही ना पीछे था ना आगे था, बस ये यहीं पर ही था। अब ये सिर्फ एंट्री इसलिए की हैं कि आपको मैं इसका असर दिखा सकूं नोट बनाते हुए, ठीक है। पर्चे में क्या करना है, पर्चे में हमने इसको करना है वर्किंग नंबर 2 को ऐसे, ये सिर्फ किया है नोट बनाने के लिए, पार्ट 3 करने के लिए, ठीक है ना। फिर मैं एंट्री भी कर दूंगा अगर जरूरी समझूंगा तो। अब वर्किंग 2 वो वाली नहीं, ये वाली, जिसमें हम क्या ले लेंगे, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, यानी हम डायरेक्ट ही प्रॉफिट का इम्पैक्ट लेते हैं। जब भी कभी स्टॉक वाली एडजस्टमेंट आएगी हम डायरेक्ट ही इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि मुसीबत तो नजर आ ही गई है, क्लोजिंग स्टॉक की तो फिर एंट्री कर ली है, ओपनिंग की समझ नहीं आ रही, पर्चे के अंदर हाथ पांव फूलने वाली सिचुएशन बनी हुई है, इसलिए जान के भी एंट्री नहीं लिखी, वरना वो 1 मिनट में उल्टा देता है बंदा। छोड़ो इस बात को, ठीक है ना। तो अब आगे चलो, यहाँ पे आके लिखो कौन कौन से साल्स हैं 2000, बोलो 13, 14, 15 उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, हमने कैसे लिखा हुआ है 13, जैसे तरतीब होती है, जैसे ये हमारी वर्किंग की तरतीब भी है, वो जो वर्किंग मैंने उधर बनाई है एंट्रीज वाली, ये तरतीब है इसकी, 31 दिसंबर 13, डन जी। चलो अब 15। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2013 जो पर्चे में करना है जब स्टॉक की एडजस्टमेंट आए तो, ठीक है। क्या सिर्फ इसको बढ़ाओ चुप करके, क्लोजिंग स्टॉक सॉरी कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, 13 का स्टॉक किया कम, तो प्रॉफिट जाएगा बढ़, क्यों डायरेक्ट रिलेशन, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 13 क्या हुआ, बढ़ा, तो हमने प्रॉफिट को भी बढ़ा लिया 1.5 पॉजिटिव। अभी अगला ना सोचो,
नेक्स्ट, कम हुआ है, अच्छा अच्छा, कम हुआ तो प्रॉफिट को भी कर लो कम। नेक्स्ट, वो सवाल आगे नहीं था ना जी, बिल्कुल, डिक्रीज बाय, ओके डन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2014, ये इंक्रीज हुआ है बाय 2.2, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा 2.2 से। अभी आगे छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक 15 के अंदर खड़े होकर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 15 क्या हो रहा है, लेट मी सी, 4 रुपए से डिक्रीज, तो प्रॉफिट भी 4 रुपए से क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक है, ये 3 एंट्रीज मैंने की हैं। एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हुआ। एक्सपेंस क्यों बढ़ा, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ना हमने इंपैक्ट बनाया नोट के अंदर, ठीक है। फिर एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ा, देख लो पॉजिटिव आ रहा है। फिर एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हुआ, देख लो नेगेटिव आया, ठीक है। अब ये एंट्रीज मैंने नहीं की, देखते हैं इसका क्या करना है। और एक ये एंट्री भी देख लो, इसमें भी एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट मतलब कम, लेकिन ये कौन से साल में है। अब एक छोटा सा काम यहाँ पे कर लो, ये अगले सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक सब टोटल बना लो। क्यों मैंने ये बोला, क्योंकि उसने हमसे नोट मांगा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का, और ये 15 रुपए की एडजस्टमेंट तो एरर करेक्शन है प्रायर ईयर की। तो अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट बनाना होगा तो सिर्फ ये फिगर्स यूज होनी है, ठीक है, उससे अगली को यूज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो होगी हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये क्या है, सारा कुछ ही बंद हो गया। उन्होंने कहा इन्नियां फाइलां खोलियां तुसी, सब बंद कर। और दूसरी तरफ सवाल तो ओपन कर सकते हैं ना भैया, गुस्सा ना करना। ओके, एडजस्टमेंट 1 क्या है, एडजस्टमेंट 1 क्या है, इसको मुझे यहाँ पे करना ही नहीं चाहिए। मैंने वर्किंग का एक पेज बनाया तो हुआ, यहाँ पे तो मैं सवाल लिख रहा था ना, वो आपके पास आ गया, ठीक है। इधर ये हमारी एडजस्टमेंट 1 हो गई जी, ठीक है। एडजस्टमेंट 1 ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, एडजस्टमेंट 1 चेंज इन पॉलिसी, क्योंकि अगर अकाउंटिंग एस्टीमेट हो तो वो तो रिट्रोस्पेक्टिव होता ही नहीं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। यार लिख ले भाई, इसको ना डेथ पड़ गई असल में, एकदम से सारा कुछ इसने बंद भी कर दिया। और ये क्या है, प्रायर ईयर एरर, ठीक है। तो प्रायर ईयर एरर का इम्पैक्ट भी हमने डायरेक्ट यहीं पर लेना है। अब एडजस्टमेंट 2 है, एडजस्टमेंट 1 में हमने पॉलिसी चेंज का इफेक्ट लिया, एडजस्टमेंट 2 में हम इस डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लेना चाह रहे हैं। चलो एंट्री कर दी है, वैसे मैंने करनी थोड़ी थी एंट्री, अब कर दिया तो इसको देख लो। एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 14 के साल का प्रॉफिट 15 रुपये से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन 2015। अब एक बार दोबारा टोटल कर लेते हैं। ये इसलिए दोबारा किया कि जब चेंज इन पॉलिसी का नोट बनाने लगेंगे तो मैं सिर्फ, क्योंकि मैंने एंट्री से भी ये काम कराना है और मैंने इस वर्किंग से भी करवाना है जी। 1.5 17.24 नेगेटिव, ठीक है जी। ये हमारा इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, चेक भी कर लेते हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ तक अभी इसको नहीं छेड़ा। 2013 के अंदर कॉस्ट एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हुआ, उधर देखते रहें, उस तरफ आप देखते रहें, ठीक है। अच्छा, आप भी दिखाते रहें क्योंकि आप ऑनलाइन वालों के पास या हाइब्रिड वालों के पास जी। 13 में 1.5 से प्रॉफिट कम हुआ क्योंकि कॉस्ट बढ़ी है, वापस लाएं, इसको भी हमने छोड़ दिया। 14 में कॉस्ट कम हुई है तो प्रॉफिट बढ़ा,
2.2 से, और नीचे भी प्रॉफिट बढ़ रहा है 15 से, वो इस वजह से है क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ा, आगे आ गए। 15 के साल में कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है जिस वजह से 15 के साल का प्रॉफिट कम हो गया है, ठीक है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ये सिर्फ मैंने इसलिए कहा नोट के लिए आपको बताया। अच्छा, अब एक और असर भी रहता है, वो क्या है? ये असर उल्टाना है। जब क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग बनना है तो फिर उसका प्रॉफिट पे असर क्या हो जाना है? उलट। ये मैंने आपको कल जाते जाते कहा था कि इसको ऐसे करना है, आंखें बंद, 1.5 सेम अमाउंट और साइन डिफरेंट, आंखें बंद, 2.2 मैंने लिखना भी तो है ना, और नेट। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का अगर रिलेशन प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट है तो इनवर्स रिलेशन है ओपनिंग का। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक के कम करने से प्रॉफिट कम होता है तो जब यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल को ओपनिंग बनता है तो उसका असर क्या पड़ता है? वो प्रॉफिट को बढ़ा देता है। वो माइनस नहीं, क्योंकि वो दूसरा एंड है। क्लोजिंग स्टॉक 14 का बढ़ गया है, ये 14 का क्लोजिंग है, तो वो फिर कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 14 का, यार ये पहले यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, यहाँ से तो आगे जाने दो। 13 का क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ जिस वजह से 13 का प्रॉफिट कम हो गया। अब ये असर अगले साल पे शिफ्ट हुआ। क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट कम हुआ था, लेकिन ओपनिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट ने बढ़ना है। अब ये कम वाला प्रॉफिट जब अगले साल में गया तो उसने, ओपनिंग स्टॉक था ना, ओपनिंग स्टॉक बना तो उसकी कमी ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया। लेकिन ये नहीं सोचना, यही तो कह रहा हूँ, वरना क्या कुछ सोचेंगे। कितना आसान है ब्लैक वाला सोचना। क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ तो प्रॉफिट बढ़, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम। एक साल का क्लोजिंग दूसरे का ओपनिंग बनता है तो अगले साल में बस फिगर सेम नेगेटिव साइन, फिगर सेम ऑपोजिट साइन, फिगर सेम ऑपोजिट साइन। ये इजी है। अब पूरी लॉजिक सुनो, सुनने में क्या हर्ज है, सुनो। आमिर भाई सेकंड पार्ट का भी कह रहे हैं इसलिए सुन लो जल्दी से। क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाता है कि कम करता है? क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल को कम करता है जिस वजह से प्रॉफिट, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाता है जिस वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। अब यही जब ओपनिंग बनता है तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होने वाली चीज है। ओपनिंग स्टॉक की कमी कॉस्ट ऑफ सेल को कम करेगी जिस वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा। खत्म कहानी। 14 में आओ। 14 का क्लोजिंग 2.2 से बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होता है, तो जब माइनस होने वाली चीज बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब यही आगे चला गया, ये अगले साल ओपनिंग बना। अब ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस होने वाली चीज है, उसका बढ़ना कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। कहानी खत्म। तो इस तरह से तो परेशानी होती है। अब थोड़ा सा सोच कर तो लिया हमने, सारी बात को कर तो लिया टैकल, लेकिन फायदा क्या? पेपर में हाथ पांव फूले हुए होते हैं, वैसे ही आधी बात याद रहती, आधी नहीं रहती। तो पर्चे के लिए सिर्फ कितना सा काम करना था? क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, प्रॉफिट कम, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, प्रॉफिट कम, बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो प्रॉफिट कम, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो बस सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को देखो। जैसे 13 में हमारे सवाल में 1.5 से क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ, हमने कहा 13 का प्रॉफिट भी 1.5 से कम। अगला नहीं सोचा। 14 का स्टॉक बढ़ा है क्लोजिंग, तो 14 का प्रॉफिट 2.2 से बढ़ गया, आगे कुछ नहीं देखा। 15 का क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो हमने 15 के प्रॉफिट को भी कम कर दिया, आगे कुछ नहीं देखा। अब सब करने के बाद सिंपल सी बात, ये क्लोजिंग 13 का अगले साल का ओपनिंग बना होगा, और क्लोजिंग का इंपैक्ट और ओपनिंग का इंपैक्ट ये ऑपोजिट होता है प्रॉफिट पे। तो जो यहाँ पे इंपैक्ट पड़ा हुआ है ऑपोजिट, सेम अमाउंट ऑपोजिट साइन। जितना इधर पड़ा हुआ है प्रॉफिट का ऊपर इंपैक्ट, जितना इधर पड़ा हुआ है सेम अमाउंट से नेगेटिव ऑपोजिट साइन लिख लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अगली बात। ये तो वैसे इजी था। ठीक है, ये क्या है? रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम अपना सवाल पूरा कर लेते हैं। सवाल मैं यहाँ नहीं कर रहा, सवाल यहाँ पे वर्किंग 2 है। मेरे ख्याल में हमारा सवाल हो सकता है, बहुत सिंपल है। प्राय ये सारा सवाल खत्म हो गया है। सवाल में सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स थी, सवाल में सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स थी। इसके नीचे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। दोनों एडजस्टमेंट्स को मैंने एंट्री से नहीं किया फिलहाल, वो मैंने कहा सिर्फ मुझे नोट्स के लिए चाहिए थी। मेरा काम तो यहाँ से चल रहा है। ठीक है, नोट बनाते हुए मुझे वो चाहिए। ओके, मेरा काम यहाँ से चल रहा है। बोलो भाई, 2013 के अंदर प्रॉफिट टोटल कितने से कम करना है? 1.5 से।
तो 2015 की गलती होती यहाँ से ही करते, 14 की होती यहाँ करते, लेकिन उससे पहले वाली कहाँ जानी है, ओपनिंग में। तो ओपनिंग में क्या असर पड़ रहा है, 1.5 से कम, तो प्रॉफिट्स हैं, बस सीधा सीधा इम्पैक्ट आ गया कम। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 66.5, और इसके साथ हमने क्या लिख दिया, रीस्टेटेड। उसके बाद गलत वाला प्रॉफिट उठाएं, फिर उसमें एडजस्टमेंट करें। सवाल के अंदर गलत वाला प्रॉफिट गिवन था, यहाँ तो थोड़ा छुपा छुपा सा है 21 और 15, लेकिन हमने तो खोल खाल के बाहर रख दिया इसको। इस साल का प्रॉफिट 15 है, इस साल का प्रॉफिट 21 और 15, यही पहले पैरा में लिखा हुआ था, 21 और 15। इसके बाद हमारे प्रॉफिट्स का इम्पैक्ट है। अब प्रॉफिट्स के ऊपर सारे इम्पैक्ट इकट्ठे लेने हैं आपने, ठीक है ना, यहाँ कौन सी पॉलिसी चेंज अलग कर रहे हैं, बस प्रॉफिट पे दोनों का असर आ रहा है। इस साल में पॉलिसी चेंज का इम्पैक्ट भी है और एरर करेक्शन का इम्पैक्ट भी है, लेकिन हम 14 वाले साल में इसको इकट्ठा ही लेंगे। तो 17.2 से इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो प्लस 17.2। हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, वो पुराने वाला, सॉरी पुराने वाला लिखा हुआ जी। ये कितना आ गया 3.7, सॉरी वो उस वक्त लिखा नहीं था ना, 3.7 पॉजिटिव, और ये बन गया 18.7, और ये बन गया 6.2 नेगेटिव, और ये भी बन गया 6.2। सॉरी, तो पहले बताना था, इतनी देर से बैठे हैं मुंह चुक के, वो तो पहले छोड़ा था और टोटल करके बताया था ये चेंज इन पॉलिसी के इम्पैक्ट, और ये क्लोजिंग को ओपनिंग बनाना है, तो फिर बताओ ना जी। हाँ, वही कॉस्ट ऑफ सेल का इम्पैक्ट जो प्रॉफिट पे आना था, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने से प्रॉफिट ने जो कम होना था, वो प्रॉफिट अब कहाँ पड़ा है, वो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर ही पड़ा है ना, तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर ली। वो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स की कमी प्रॉफिट की ही कमी है, और क्या है। एक्सपेंस का बढ़ना हमने प्रॉफिट पे शो करना था ना, वो प्रॉफिट अब कहाँ पड़ा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग में पड़ा है, तो उसको कम कर लिया जी। 18.7 जी। एक मिनट, इसके अंदर कोई रेफरेंस होना चाहिए, ये आपने बताना है वर्किंग 2 से हमने निकाला है, ये भी बताएं वर्किंग 2 से आपने निकाला है, और 2015 के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, 6.2 से कमी -6.2, वर्किंग नंबर। सवाल की एडजस्टमेंट सारी खत्म है जी, ठीक है, तो बताएं 39.7, लेकिन मसला आपको पता है 21 लिखा हुआ है ऑडिटेड के अंदर, तो ये क्या है, रीस्टेटेड। ये भी क्या है, क्योंकि 89 था पहले, ठीक है जी, 8.8 11 एग्जैक्ट, ये दोनों रीस्टेटेड नहीं है। ठहर जा, फखर वाली वीडियो अवेलेबल है, इसका हमने पार्ट वो क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसके लिए एंट्रीज करवाई हैं, नोट नहीं बनाना, पार्ट 2 शुरू करें। अच्छा जी, पार्ट 2 शुरू नहीं किया हमने, ज़रा हम ये ज़रा चेंज इन पॉलिसी का नोट भी बना लें, फिर पार्ट 2 करेंगे, ठीक है, अगर कोई टाइम बचा तो, वरना पार्ट 2 क्या बन जाएगा आपको पता है ना, सुबह वाली क्लास का फखर आपका पार्ट 2 होगा, आप फखर करेंगे उसके ऊपर आज घर जाके कि आज हमने 2 क्लासें पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब वापस अपने नोट्स पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, बोल दें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, वो आपके होमवर्क में गिवन था, उसी हैंडआउट में गिवन है, नहीं था, कंटिन्यूइंग फ्रॉम, एक लाइन का क्वेश्चन है, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर नोट फॉर चेंज इन पॉलिसी फॉर द ईयर, तो ये क्यों नहीं आपने बनाया, एक लाइन का सवाल है, जवाब एक लाइन का नहीं है। चलें नोट बनाना शुरू करते हैं।
अब उधर जगह कोई नहीं है, नोट यहीं बना लेते हैं। ये जो सुबह वाली क्लास में मैंने यहाँ पर चेन इक्विटी बनाने की नियत की थी, कोशिश नहीं की थी, नियत की थी, वो तो बन गई है बोर्ड पे। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं जी महानी मैन्युफैक्चरिंग। अब ये क्वेश्चन बैंक ना 3 इसकी, ये अभी इधर ही है, कहीं नहीं जा रही, ये आपकी किताबों में मौजूद है, ये वर्किंग किताब महानी मैन्युफैक्चरिंग। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी रीटी कर लूँ। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, अगली लाइन में होना चाहिए इसको, वैसे 31 दिसंबर 15, ठीक। नोट का कोई नंबर शंबर है? कोई 420, तुमने अपना नंबर ही बताना था, 400 तक नोट्स नहीं ना जाते यार। आज 19 भाई कह रहे हैं, डन हो गया, 19 हो गया, डन हो गया। 19 नंबर, नोट नंबर 19, चेंज इन, देखो चीज़ें दो थी ना, उसने फिर क्लियरली बताया, चीज़ें दो थी, एक प्रायर ईयर एरर करेक्शन किया हमने इसी सवाल में, एक एस्टीमेट चेंज किया है, तो नोट तो दोनों का ही बनता है, ठीक है। पर्चियों पे लिख लिख के बात करते हो, वैसे कर लो, वैसे करो, एक दफ़ा बताऊं तुम्हें। एंट्रीज यूज़ करने लगे हैं जी अब थोड़ी देर में। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन पॉलिसी, चलो जी शुरू करते हैं जी लिखना। ओहो, कौन सा लेक्चर नोट था? 76 ही था ये, अच्छा लो जी। ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन, लिख रहे हैं ना आप लोग, जल्दी करें। ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट पूरा लिखना है आपने, अब आगे लिखो, जल्दी करो जल्दी करो। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू चेंज द मेथड of valuation of raw material from FIFO to AFCO. From FIFO to AFCO. नहीं, ये चेंज इन यूज है, चेंज इन यूज है, पॉलिसी चेंज नहीं है। ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं की, बिजनेस पॉलिसी चेंज की आपने, कैसी बात कर रहे हैं, बाद में फिर कभी जिक्र कर लेंगे, फिलहाल बात कर लें, जो सवाल कर रहे हैं वो कर लें, रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा लिख लिया जी, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज the effect of this change on relevant line items of, अब कौन बोल रहा है भाई? ये पीछे वाला बोल नहीं रहा, ग्रीन कपड़ों वाला, आप क्यों नहीं बता रहे उसके बारे में कि ये बोल रहा है अहमद के साथ, और अहमद और उसके साथ, ये तीनों क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं बता रहे हो? डरते हो इनसे? आपने नहीं डरना। During the year, management decided to change the method of valuation of inventories from FIFO to AFCO. The effect of this change लिखना था, the effect of this change on relevant line items of financial statement is as follows. ठीक है जी, ये लो हो गया पूरा। नेक्स्ट, आइटम्स अफेक्टिंग SOCI ना लिखना पर्चे में,
स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूरा जी। लिखा हुआ है ये देखो, इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ बिजनेस। आपको नजर नहीं आ रहा, लिखा हुआ है। अच्छा भाई खामोश रहो। अच्छा जी, कौन कौन से साल्स हैं हमारे? 31 दिसंबर 15 और 31 दिसंबर 14। करंट ईयर बनेगा ना? बनेगा बेटा, बनेगा, क्योंकि आज चेंज इन पॉलिसी है, इसके लिए करंट ईयर भी प्रेजेंट करना है। किसने कहा कि नहीं बनेगा? किसने कहा? ओके अच्छा जी, अब मुझे बताएं कौन कौन से आइटम्स इंपैक्ट ले रहे हैं इनकम स्टेटमेंट के। सिर्फ इसके लिए मैं लेके आया हूं आपको यहाँ पे एंट्रीज पे, क्योंकि अगर आप इस वर्किंग को देखें तो इस वर्किंग से क्या नजर आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक, बस लिखा ही क्लोजिंग स्टॉक हुआ। चलो ये फिर आप मान लो डेप्रिसिएशन, लेकिन ये वैसे ही निकली हुई बात है, पॉलिसी चेंज के मैटर से निकली हुई बात है, तो ठीक है ना? ये तो एरर करेक्शन है, उसने सिर्फ पॉलिसी चेंज का नोट मांगा, ठीक है? तो शायद ये आप निकाल भी लेते आसानी से, लेकिन दूसरे के अंदर फिर आप फंसे हुए हैं। क्या मसला नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो होता है बैलेंस शीट आइटम, और हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। हम देखने आए हैं इम्पैक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉस्ट ऑफ सेल में आता है ना, लेकिन ये तो डायरेक्टली नहीं ना नज़र आ रहा, इसलिए एंट्री करवाई आपको, ताकि बहुत सिंपल तरीके से आपको नज़र आ जाए 2013 के अंदर क्या हो रहा है। 2013 के अंदर क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स देख लेते हैं। 2013 के अंदर क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, यानी कॉस्ट ऑफ सेल, तो आप क्या लिखोगे? इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है? अब ये फॉर द ईयर है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो सिर्फ एक ही साल का आएगा सर यहाँ पे। तो यहाँ पे आके हमने लिखा इंक्रीज इन, नहीं 2013 का नहीं करेंगे, हाँ तो 13 को जाके देखा है, सॉरी, हाँ नहीं 2013 नहीं करेंगे, 14 में आए। 14 के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल कम होनी है 1.5 से। अब नोट बना लें, एंट्री भी देख लेंगे। 2014 में कॉस्ट ऑफ सेल 1.5 से कम होनी है, और 2.5 से भी कॉस्ट ऑफ सेल कम होनी है। तो ये दोनों कॉस्ट ऑफ सेल के इम्पैक्ट कमी वाले हैं, ये यहाँ से मिल भी रहा है, लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है ये असर, ये सिर्फ एंट्री इसलिए करवाई है, ठीक है ना? अभी एक एंट्री फिर भी स्किप की हुई है, जान छुड़ाई हुई है, अभी हो सकता है बता दूंगा एंड पे, जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो फिर कल बात कर लेंगे, उस पर कोई मसला नहीं है। फिलहाल ये देखो 14 पर इम्पैक्ट क्या आ रहा है? 3.7 का, लेकिन ये इम्पैक्ट हमने निकाला हुआ है प्रॉफिट पर। मैं समझाना ये चाह रहा हूं, ये लिखकर सारा किया था कि 14 में कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई और कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई, ठीक है? ये कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई है 1.5 से, और ये कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई है 2.2 से, तो टोटल कम कितने से हुई है? 3.7 से। अब यहाँ मसला क्या है? यहाँ तो प्रॉफिट लिखा हुआ है, अब आपने परेशान होना था कि ये तो प्रॉफिट का है, पॉजिटिव साइन 3.7, और हमें सर कह रहे हैं डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल है, तो ये समझ नहीं आती वैसे, इसलिए एंट्रीज करवाई। आप समझ आ रही है? 13 तो हमने प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है, लेकिन 13 का असर 14 पे क्या आया? 1.5 से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई, ये हमने रख लिया अपने पास। फिर 14 में ही क्लोजिंग स्टॉक का असर क्या आया? कॉस्ट ऑफ सेल 2.2 से भी कम हुई, तो कॉस्ट ऑफ सेल टोटल 3.7 से कम, यानी इसी वजह से तो प्रॉफिट 3.7 से बढ़। लेकिन मसला यह है कि प्रॉफिट का इंपैक्ट नहीं सिर्फ बताना होता, लाइन आइटम के बारे में बताना होता है। नींद वाले भाई, लाइन आइटम कौन सा हिट हुआ है? कॉस्ट ऑफ सेल, तो इंक्रीज नहीं, सॉरी वो तो 13 का था, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? 3.7। अच्छा, आप बेशक यहां पे वर्किंग टू रेफर कर भी दो तो खैर है, आपने सही लिख लिया, वरना यहां पे समझ नहीं आती यार, प्रॉफिट में प्लस आ रहा है और स्टॉक हिट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल कहां से आ गई? इसलिए मैंने सारी कहानी आज सिखाई है आपको, ठीक है? पहले मैं डायरेक्ट यहीं से सिखाता था बच्चों को, लेकिन इस दफा मेरे जहन में आई पिछली क्लास के अंदर, आज से पहले की बात करूं, पिछली क्लास में ये जहन में आया, इसलिए सवाल करवाया नहीं। मैंने कहा सुकून से सवाल भी करेंगे दोबारा, बच्चे भी 2-2 सवाल कर लेंगे। उन्होंने फ़ख्र
उन्होंने फ़खर मुहानी, आपने मुहानी फ़खर, और ऑनलाइन वालों ने दोनों जी। ओके, ऑनलाइन वाले सही मौज में होते हैं, जो कुछ हम करते हैं उनको सब कुछ इकट्ठा बना बनाया मिलता है। क्यों भाई, नींद आ रही है ऑनलाइन वालों? अच्छा, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल, एक लाइन एहतियातन छोड़ देनी चाहिए, वैसे प्रॉफिट पे अगर साथ ही इंपैक्ट लेना है। क्यों? क्योंकि अगले साल देखो ना, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई 2.2 से, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी और 4 से भी बढ़ी, वो सही है ना। अब वो बढ़ना जो है ना, वो चूंकि इंक्रीज है तो इसके सामने लिखा नहीं जा सकता। मैंने इसलिए कहा कि आप एक लाइन खाली छोड़ दें, और 14 के लिए प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट देखना है। ये फरमाइशी प्रोग्राम है ना, ठीक है। तो अगर डिक्रीज हो रही है कॉस्ट ऑफ सेल तो प्रॉफिट क्या होगा, और वो यहाँ से भी नज़र आ रहा है, वो यहाँ से भी नज़र आ रहा है, वो सुकून है अब, ठीक है। इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ 2014, कितना जी इंक्रीज? 3.7। दरमियान में लाइन क्यों छोड़ी है? मैंने अगले साल को दिखाया आपको, उसके अंदर ना असल में इम्पैक्ट ऑपोजिट है बेटा, ठीक है ना। चलें आगे। अब आया 2015, 2000, अब यहां से देख के क्या नजर आ रहा है? यहां से देख के 6.2, देखो सिर्फ इधर रहना है। हालांकि 14 के अंदर 18.7 से प्रॉफिट बढ़ रहा था, लेकिन मैंने इसका असर यहां पे नहीं बताया। उसने कहा सिर्फ पॉलिसी चेंज का नोट बनाओ ना, तो पॉलिसी चेंज का असर तो यहां पे लाइन लगा के अलग कर लिया इसीलिए, ठीक है। अच्छा, फिर देखते ना, अभी तो नहीं ना कहा, अभी तो नहीं कहा, ठीक है जी। अब 18.7 वाला असर नहीं देखा हमने, आगे आए 2015 के अंदर नजर आ रहा है प्रॉफिट 6.2 से कम हो रहा है, लेकिन सिर्फ लाइन प्रॉफिट तो रिजल्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, फरमाइशी प्रोग्राम है। लाइन आइटम कौन सा हिट हुआ है? अब कोई कहे ना क्लोजिंग स्टॉक हिट हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंस शीट का लाइन आइटम है, लाइन आइटम वो बैलेंस शीट का है, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर पड़ा होता है, और लाइन आइटम तो कॉस्ट ऑफ सेल है हमारी। तो इसलिए मैंने ये एंट्री करवाई आपको, जिसमें से अभी एक खाई हुई है, ये एक एंट्री खाई हुई है। घर पे जाके भी आप बना सकते हो, मैं भी देखूंगा एंड पे बेअदिल फखर की तरफ चल पड़ूंगा, ठीक है ना। खैर एंट्री कर लेंगे। अब कॉस्ट ऑफ सेल ये पिछले साल चूंकि कम हुई थी, तो जब ये क्लोजिंग की एडजस्टमेंट, जब ये ओपनिंग बनना है तो इसने उलट हो जाना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल 2.2 से बढ़ गई, और इस साल की एडजस्टमेंट भी कॉस्ट ऑफ सेल 4 से बढ़ गई, तो 6.4 से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है। कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आके लिखा, पहले इंक्रीज लिख लूं, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल, इसकी लड़ाई की तो एंट्रीज की हैं, कितना 6.2। तो ये ऐसे भी देख लिया हमने कि अगर अगले साल कोई डिक्रीज है तो अगले साल इंक्रीज आए तो क्या करना है, ठीक है। और प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं है, अब इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल जो होगा वो प्रॉफिट को, ये तो हमें वहाँ इम्पैक्ट से भी नज़र आ रहा था वैसे 6.2, ठीक है। अच्छा नोट, नेक्स्ट आइटम्स अफेक्टिंग SOFP, ये कच्ची लस्सी की तरह बस बढ़ा गया इसको मैंने, ताकि ये इनका पार्ट बन जाए एक सुबह वालों का, और सुबह वालों का पूरा फ़ख्र आपका फ़ख्र बने, मज़ा आए। दो लेक्चर्स आजकल पढ़ रहे हैं सर, घर वालों को फ़ख्र से बताते होगे कि हमें फ़ख्र है कि आज हमने फ़ख्र वाला सवाल नहीं भी किया और किया है। लेकिन पास होने वाले बच्चे, या अल्लाह उन बच्चों को इसी अटैम्प्ट में या अल्लाह आसानी से पास कर देना, जो ये शाम वाले होके फ़ख्र, ये दूसरे बैच वाले ये वाले होके फ़ख्र वाला लेक्चर ले लें, और सुबह वाले होके मुहानी वाला, या अल्लाह उन्हें तो पास कर देना। अब ये उनको पता कैसे चलेगा? ये मैं ग्रुप में भी मैसेज करूँगा, ये दुआ वाला, ठीक है ना। या अल्लाह तो उन बच्चों को पास कर, या अल्लाह तो उन बच्चों को पास कर जो ये लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह, जो रहता है, ठीक है। अच्छा यार क्वेश्चन से उठा लो बस। अच्छा चलो, 3 साल की बैलेंस शीट होती है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, सिर्फ उठाओ क्वेश्चन से उठा लो। ये सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का असर, क्योंकि बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, उसका असर कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दिया है। ये बैलेंस शीट आसान थी, ये इनकम स्टेटमेंट के लिए टेंशन पड़ी हुई थी हमें, ठीक है ना। अच्छा, तो 1.5 से 13 का स्टॉक क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ, कम, तो क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज
डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक कितने से, ठीक है। अच्छा, रिटेन अर्निंग्स पे एक ही बार देख लेते हैं आप, ठीक है ना, पता नहीं आगे फिर इंक्रीज डिक्रीज दोनों आ जाते हैं। अगले साल गए तो 31 दिसंबर 2014। अच्छा, अब ये जो है ना स्टॉक, ये बड़े मज़े की चीज़ है। ये स्टॉक एज ऑन तो नहीं ना पड़ा होता, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग तो अगले साल का क्या बन गया, ओपनिंग, और सबसे पहले वही इस्तेमाल होता है। तो अगले साल के क्लोजिंग के अंदर फिर इसको ऐड नहीं करने लग जाना, बस क्वेश्चन से उठा लो आप, ठीक है। तो 4 रुपये से क्या हुआ जी, ओके 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 2.2 से इंक्रीज हो गया। तब अगली लाइन में आ जाओ, इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक 2.2 से, ठीक है जी। और फिर तीसरे साल में आए, डिक्रीज फिर आ गया। तो अब फिर नई लाइन ना लिखो, डिक्रीज पहले से लिखा हुआ है, डिक्रीज हो गया फोर्स। अब फरमाइशी प्रोग्राम, ठीक है जी। फरमाइशी प्रोग्राम के लिए आपको पता है ये छोटे छोटे हम छोटी छोटी वर्किंग्स करते हैं, 1 2 3 ऐसे करके, या 1 जी। इक्विटी 2013, क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है, एसेट कम हो रहा है, एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और लाइबिलिटी कोई है नहीं, तो 1.5 से रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो गई, कम, ठीक है जी। उसके बाद 2014 में आते हैं। अब मैंने आपको कहा था जब फरमाइशी प्रोग्राम पे आए ना, तो फिर रीस्टार्ट शी स्टार्ट वर्किंग शर्किंग इधर नहीं जाना, फिर बस आपने चुप करके इन्हीं फिगर्स को उठाना है और रिटेन्ड अर्निंग्स में उसका असर लेना है, ठीक है। बार बार एक काम किया जाता है जी। 2.2 से क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है, तो एसेट क्या हो गया, 2.2 से बढ़ गया, लाइबिलिटी है कोई नहीं, तो इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया 2.2 से। भाई को मसला आ रहा है, ओके। उसके बाद ये क्लोजिंग, अच्छा चलें आगे चलें। 2015 के अंदर क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है, कम, तो एसेट कम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, 4 से, लाइबिलिटी है कोई नहीं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स 4 से डिक्रीज। अच्छा अब इधर एंट्री बना लें, वैसे ही दिल तो मेरा नहीं कर रहा लेकिन जल्दी से बना लेते हैं। इधर देखें जी, ये एक बॉक्स है जिसका नाम हमने रखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, यानी हम इस डिब्बे में अपना स्टॉक रखते हैं साल के एंड पे, ठीक है ना, और सही है। अब 31 दिसंबर 13 की शाम को इसमें हमने 1.5 का स्टॉक समझो रखा है, क्या ख्याल है, टोटल बता दो, मतलब बढ़ाकर स्टॉक कितना था, कौन लोग हो तुसी, कम किया, अच्छा ठीक है। तो 35.5 का ये जो स्टॉक था ये क्लोजिंग में आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर 1.5 की कमी का असर हमने ले लिया, यानी 37 से इसको कम किया। अब ये असर हमने 2013 के अंदर ले लिया, ठीक है ना। हमने कहा अच्छा थोड़ी देर के लिए समझो कोई गलती चलती नहीं हुई, थोड़ी देर के लिए समझो कोई गलती नहीं हुई, ठीक है। 30 कितने पे ले गए, 35.5 की बचपन में क्या एंट्री सीखी हुई है आपने इंट्रो के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट क्रेडिट, ये एंट्री हो गई। अच्छा अब ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए एज ऑन 31 दिसंबर 13 ये डब्बा भरा रहता है, ये बैलेंस शीट में पड़ा होता है। एज ऑन 31 दिसंबर 13 ये कहाँ पड़ा होता है डिब्बा, बैलेंस शीट में। जैसे ही 1 जनवरी 14 आता है इसको उंडेल दिया जाता है कॉस्ट ऑफ सेल में। है ये वही क्लोजिंग स्टॉक वाला डिब्बा, है ये वही क्लोजिंग स्टॉक वाला डिब्बा, इसको खाली कर दिया जाता है कॉस्ट ऑफ सेल में। यानी इसकी एंट्री क्या बनती है, इसके
35.5 के कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर करने की। ये क्या किया हमने, ये 35.5 को ये कॉस्ट ऑफ सेल में से निकालना होता है। इसको क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में से निकाल के इस डिब्बे में डालते हैं, ठीक है ना। यही एंट्री हुई होती है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो कॉस्ट ऑफ सेल आता है हम माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल से निकालते हैं और स्टॉक बैलेंस शीट में रख देते हैं। जैसे ही अगला दिन आता है इसको कॉस्ट ऑफ सेल में वापस उंडेलते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है। अब ये खाली हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक ही मैंने लिखा, क्या होता है, माना कि ये अगले पीरियड का ओपनिंग कहला रहा होता है, लेकिन पिछले साल में क्लोजिंग था ना, तो इस डिब्बे को खाली करते हैं, क्रेडिट, और बढ़ क्या जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो अगर यहां कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट हुआ है तो एग्जैक्ट उलट एंट्री होगी यहां पर, और वो एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, तो वो कम हो रही है एग्जैक्ट अमाउंट से, ठीक है ना। ये कुछ बात ऐसी होती है, ये फिर कल समझा दूंगा। एंट्री लिखूं या ऐसे ही रहने दूं, मेरे ख्याल में इतनी बात करके तो लिखना बनती है ना। अब लिख तो लेने, नहीं समझ आएगी तो फिर कल बता दूंगा, लेकिन बात इतनी सी है, ये सिर्फ मैंने नोट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सिखाया है, वरना ये सारा काम नहीं करना। किस्सा मुख्तसर क्या था, अगर सवाल में एडजस्टमेंट हो क्लोजिंग स्टॉक वाली तो उसको हमेशा इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट वाली अप्रोच से करना। बस नोट बनाते हुए ये ख्याल रखना कि क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट पड़ा होता है प्रॉफिट के ऊपर। बस अगर ये कर लो तो ये सारी एंट्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं करेंगे। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, एक बार सुना करो जी, सॉरी। तो आपने यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल यूं करके लिखा होता है, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये 35.5 यहां से माइनस करते हो आप, बोलो, ये माइनस करके इस डिब्बे में डालते हो। ये डिब्बे का नाम क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे उठा के कहां लिख देते हो, बैलेंस शीट, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट में पड़ा होता है, ठीक है जी। बैलेंस शीट में ये नजर आ रहा है करंट एसेट्स में। अब इसको क्या करते हो आप, इसको अब आप अगले साल शुरू होते ही उंडेल देते हो कॉस्ट ऑफ सेल में, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है खाली। ये डिब्बा खाली किया, क्रेडिट, और कॉस्ट ऑफ सेल कर दिया डेबिट। इसलिए तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में पॉजिटिव साइन से नजर आता है, ठीक है। अगले साल के अंदर यही ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इतनी लंबी सोच कर भी पता क्या चला, जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दिसंबर 13 पे की थी, जैसे ही अगला दिन आता है एग्जैक्ट वही एंट्री, फिगर लिखता हूं 35.5 से ये एंट्री क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट की थी ना एक आखिरी दिन पे, अगला दिन शुरू होते ही क्या करते हैं, इसी एंट्री को उल्टा देते हैं। 35.5 से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ये सारी बातें ना समझने वाली हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अब ये तो मैंने आपको सिखाया एंट्री होती कैसे है, ठीक है। अब अगली बात, हमने क्या किया, हमने असल क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री तो हुई पड़ी थी 37 से 35 से जितने से भी हुई थी, ठीक है। हमने उसमें एक एडजस्टमेंट की। वो एडजस्टमेंट क्या की, क्लोजिंग स्टॉक को कम किया। जब इसको कम किया तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, ठीक है। अब अगली चीज को आपने बिना सोचे समझे लिखना है, वो कॉन्सेप्ट जहन में रखते हुए। ये क्लोजिंग अगले पीरियड का क्या बनता है, ओपनिंग बनता है ना, तो एंट्री को उल्टा दो, लिखा रहने दो क्लोजिंग स्टॉक। ये वही क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 13 जो 14 में ओपनिंग बना है, ये हुआ डेबिट, और कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो गई, क्रेडिट, ठीक है। अब यही वाली बात मैंने लिखी हुई थी, कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई और कम हुई टोटल, ठीक है। आगे आओ। अब सोचना मन है, सोच ले जितना सोचना था, सोचना मन है। क्लोजिंग स्टॉक 14 का डेबिट हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हुई। अब यही क्लोजिंग स्टॉक अगले पीरियड में जब हमने इसको उलट कर दो, ठीक है। इसको क्लोजिंग स्टॉक 14 का क्रेडिट हुआ, और ये क्या बन गया, ओपनिंग, तो इसका असर हो गया उलट, कॉस्ट ऑफ सेल 2.2 से। तो यही मैंने कहा था, कॉस्ट ऑफ सेल 2.2 से भी बड़ी, 4 से भी बड़ी। लेकिन ये सारी बहस ना सिर्फ परेशान करती है हमें, ठीक है। इसका वाहिद आसान सुकून वाला हल क्या है, ले आए वाहिद आसान सुकून वाला हल क्या है। अगर कभी खुदा ना खास्ता क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आ जाए, पॉलिसी चेंज आए, ठीक है, या एरर भी हो, तो आप इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट वाले तरीके से चलना, जैसे किताब के अंदर सोल्यूशन हुआ है। हाँ, नोट बनाते हुए जो चीज़ आपने डायरेक्ट सोचनी है वो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, वो डायरेक्ट पर्चे में सवाल ऐसे करना है। ये तो सिर्फ आपको इस चीज़ का डीप डाउन नॉलेज देने के लिए सारी बात की, कि असल कहानी पीछे क्या कार फरमा
लेकिन अब इसको ना सारे को हम छुपा देंगे। कैसे छुपाएंगे? कैमरा वाले भाई यहाँ से कैमरा लगाएंगे, ठीक है, और ऑनलाइन वाले बच्चे और हाइब्रिड वाले नहीं देख सकेंगे और बाकी देखेंगे नहीं, मेरी बात मानेंगे और अब यहाँ पे सुनेंगे। सवाल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आएगी। आमिर भाई इससे उधर नहीं जाना, इधर आते रहे जब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सवाल में अगर क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आएगी तो आपने इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट वाले तरीके से चलना है। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट वाले तरीके से 1 मिनट में ये चेंज इन इक्विटी बन जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नोट मांग ले तो भी इसी को यूज करना है। अब ये कैसे यूज करना है ये तरीका बता रहा हूं, क्योंकि उसके पीछे वाला जो नॉलेज है ना वो बस अब आपके हार्ड ड्राइव में चला गया है, उसकी बेस बनानी जरूरी थी, ठीक है। अब मैं जो बात कहूंगा अब आप मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो मैं एंट्रीज दिखाऊंगा, इसलिए मैंने एंट्रीज करवाई, ठीक है। 14 में आपने प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट देखना है। क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट में नहीं होता, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा होता है, तो इसका जो भी इंपैक्ट है वो कॉस्ट ऑफ सेल को हिट कर रहा है, ठीक है। अब हमने कहा 2014 के अंदर प्रॉफिट बढ़ गया है, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट ऐसी हुई, क्लोजिंग ओपनिंग जो भी है उससे प्रॉफिट बढ़ा है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई होगी। तो 3.7 से हमने लिखा डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसके पीछे सारी नॉलेज वो चल रही है जो पर्चे में ना लिखनी है ना यूज करनी है, सिर्फ आपको इस लेवल पे लाना था कि मैं ये बात बोलूं तो आप मान लें, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक में ये प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, स्टॉक का क्या इंपैक्ट प्रॉफिट पे पड़ रहा है, 3.7 से ये बढ़ा है, 15 को छोड़ो, पॉलिसी चेंज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। स्टॉक का क्या असर प्रॉफिट पे पड़ा है, 3.7 से बढ़ा है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कौन सी जगह पड़ा होता है, कॉस्ट ऑफ सेल में। अगर ये प्रॉफिट बढ़ा है तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल लाजमी कम हुई है, तो फिर डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल 3.7, ये डायरेक्ट करना था, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे मैंने ओपनिंग लिखा ही नहीं इसलिए जान के, ताकि ये बात समझा सकूं आपको, ये आगे ओपनिंग आगे तो डायरेक्ट करना था हमें, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का क्या इंपैक्ट 15 के प्रॉफिट पे पड़ा है, 6.2 से ये कम हुआ है। अब क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है कॉस्ट ऑफ सेल में, अगर प्रॉफिट 6.2 से कम हुआ है ना तो मतलब कॉस्ट ऑफ सेल 6.2 से बड़ी होगी, तो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल 6.2। अब उधर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बताना इसलिए जरूरी था कि मैं ये बात अगर आपको स्टार्ट में कहता तो आप कहते कैसे नहीं बताएं, नहीं समझाएं, तो समझा दिया, बता दिया, पर पर्चे के अंदर वो करोगे ना तो फिर वही करते रहोगे, तो पर्चे के अंदर सिर्फ ये करना है, डन हो गया, ठीक है। अब जब ये निकल आया, अगला तो असर वैसे ही प्रॉफिट पे आसान है, एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर क्या किया हमने डिफरेंट, आज पीपीई नहीं था कि ओपनिंग भी पड़ा है, वही वाला मजीद क्लोजिंग में भी पड़ा हुआ है, कुछ और भी आए हैं, कुछ बिके भी हैं, ऐसा नहीं होता, पीपीई की तरह नहीं था ये, बल्कि ये तो इन्वेंट्री है। जो क्लोजिंग है, देखो ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमने बना के बैलेंस शीट में लिखा था, ये अगले साल के पहले ही दिन हमने सबसे पहले इसको एक्सपेंस बनाया होता है, सबसे पहले इसको इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले ये एक्सपेंस बन जाता है, ये अगले साल तक एसेट में नहीं पड़ा होता। इसलिए सिर्फ आपने किस चीज़ का असर लिया है, क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओ, क्लोजिंग स्टॉक को कम करो, अब वो अगले साल के ऊपर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना आपने, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से सोल्यूशन देखते हैं ज़रा, बिल्कुल इसी तरह से आपका ये नोट बना हुआ है, इसमें 15 भी प्रेजेंट किया गया है, बताया हुआ है, पॉलिसी चेंज में करंट ईयर भी दिखाते हैं, ठीक है। डिक्रीज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, ये स्टॉक के अंदर सिर्फ वही इंपैक्ट है जो आपको सवाल में नजर आता था। आगे कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग बनता है ना, वो सबसे पहले वो इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाता है, वो अगले साल में भी क्लोजिंग में नहीं आ रहा होता, नहीं तो फिर तो तुसी कर ली कमाई, हो गया बिजनेस, ठीक है। चलें जी, अब बस 2 मिनट मुझे दें और मैं आप लोगों को होमवर्क दिखा दूं। किधर है आइए सेठ, किधर है, लो जी पास पेपर 1 फिलहाल छोड़ दें, वो मैं खुद करवाऊंगा, इंशाल्लाह कल कर लेंगे, देखेंगे कल। ये जी डैफोडिल लिमिटेड नाम सुना है ना, हाँ ये सारा सवाल वैसा ही है, ये देखो 7.5 वाला डिविडेंड याद आ रहा है जो लेना था, ओके, सवाल हमने किया हुआ है, शेयर्स, राइट इशू, बोनस, सब कुछ वही है,
ये पॉइंट 2 उसमें नहीं था, बाकी पॉइंट 3 भी था। क्या चीज़ नहीं थी? पढ़ो पॉइंट 2 में क्या कहता है। आफ्टर, हम खड़े कहाँ पे हैं? वो कहता है 2017 की चेंज इन इक्विटी बनाओ और कंपैरेटिव यानी 16 और 17 बनाओ। और वो कहता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट इट वाज, पता लगा दैट डेप्रिसिएशन ऑन अ प्लांट कॉस्टिंग 900 हैज़ बीन चार्ज एट 25% रिड्यूसिंग बैलेंस फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हम खड़े हैं 17 में, 16 17 नहीं, 17 भी नहीं, 16 भी नहीं, 15 भी नहीं, 14 की एक गलती पकड़ी गई। ठीक है, अब 14 में गलती क्या हुई है कि 1 जुलाई से डेप्सिन स्टार्ट कर दी है, हालांकि प्लांट तो अवेलेबल था 1 फरवरी से, तो डेप्सिन शुरू करनी थी 1 फरवरी से, कर दी 1 जुलाई से। तो एक तो 14 की डेप्सिन सही करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 14 की डेप्रिसिएशन गलत हुई तो बुक वैल्यू गलत हुई, फिर 15 की डेप्रिसिएशन भी गलत हुई, फिर 15 की बुक वैल्यू भी गलत हुई, फिर 16 की डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन, जब तक है। नहीं भाई, हर साल में अलग अलग प्रॉफिट बताना होगा 2 का तो, और पहले वाले 2 को जो है वो आप, लेकिन वर्किंग तो तफसीलन करनी पड़ेगी ना, रिड्यूसिंग बैलेंस है पूरी मुकम्मल वर्किंग। तो इस सवाल में सिर्फ ये पॉइंट 2 ऐड हुआ है, तो 20 मिनट भी मेरे ख्याल से ज़्यादा है, आई थिंक 15 मिनट होने चाहिए। फ़खर लिमिटेड, ये तो माशाल्लाह आपने अब सेकंड, ऑनलाइन वालों आपको तो इसके साथ ही अटैच्ड मिलेगा, पार्ट 2 जो होगा वो वही वाला फ़खर वाला सवाल होगा। आप लोगों ने ये यूट्यूब पे लेना है, और सुबह वालों ने ये वाला लेक्चर ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद चांद पेंट्स आपका होमवर्क है, इसमें 2-4 बातें शायद आपकी इग्नोर करने वाली समझ ना आए, वो कल खुद करवा दूंगा, लेकिन पार्ट ए सिर्फ करना है, इसका पार्ट बी है बेसिक और डायलेक्टेड ईपीएस, वो अभी हम नहीं कर सकते। 9 नंबर का एक सवाल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, छोड़ो, आपकी ज़रूरत नहीं है। लो जी, शेयर्स इशू किए, बोनस शेयर्स हैं, फिर शेयर्स इशू किए, फिर ड्राफ्ट के अंदर नेट प्रॉफिट, अपना ट्रांसफर, फाइनल डिविडेंड, ये है IAS 8। हम खड़े कहाँ हैं? हम 31 नंबर 21 में खड़े हैं, और कह रहा है कंपैरेटिव भी बनाओ, यानी 20-21 बनाओ। और वो कहता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट ऑफ 21 इट वाज, पता लगा दैट इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट ऑफ 20 वाज रॉन्गली एक्सपेंस्ड आउट। पिछले साल की गलती इस साल पकड़ी गई है, IAS 8 अप्लाई हो गया। ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर ही है, कंफ्यूज कब कर रहा है? दिस इज करेक्शन ऑफ एरर, दिस वाज एन एरर, वी आर करेक्टिंग इट। बट ये मसले वाली बात ये है कि ये पिछले साल का एरर था, तो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके पास गई पड़ी है। आप पिछले साल की गलती को इस साल में तो नहीं ना, पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल तो सही नहीं कर सकते, तो वो प्रॉफिट जब सही करते हैं तो वो कहता है ये रीस्टेट क्यों कर दिया। तुम कंफ्यूज हो रहे हो, मैं कह रहा हूँ रेक्टिफिकेशन से ही मैंने ये टॉपिक शुरू किया हुआ था, ये टॉपिक रेक्टिफिकेशन से शुरू हुआ, फिर आइए स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर भी यही टॉपिक तैयार हो रहा था, और अब हम आके यहाँ पे पहुंचे इस टॉपिक पे। आइए 16 से तैयार होता आ रहा है ये टॉपिक। ओके, क्वेश्चन बैंक के भी 2 सवाल हैं, बड़े आसान हैं, उसकी वजह सुनो ना, सुनो प्लीज। नाम पढ़ो, सुप्रीम सीमेंट कंपनी, ये तो टेस्ट में गालिब बनाया है, आई थिंक टेस्ट में दिया है मैंने, देख लो, आई थिंक मैंने टेस्ट में दिया। सारा सवाल ये है सिवाय इस लाइन के, तो पता लगे ना क्या फर्क होता है IAS 8 वाले सवाल में और नॉर्मल में। तो ये सारे सवाल इसलिए सिर्फ ये ड्यूरिंग 21 इट वाज ऑब्जर्व दैट एरोनियसली डेबिटेड कुछ कर दिया था, तो ये गलती है। खड़े हैं हम इस वक्त 12 में, और वो कह रहा है 12 के अंदर ये पता लगा है कि 11 के अंदर एक गलती हुई है, वही IAS 8। अगला सवाल पढ़ो, पा क्वेश्चन लगा, देखा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर, लेकिन ये लाइन नहीं देखी होगी वहां पे आपने। इंस्टॉलेशन ऑफ असेंबली वाज कंप्लीट इन 12, हम खड़े हैं 14 में, 12 के अंदर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई। ये सारे सवालों में सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, 20 मिनट से ज़्यादा लगाओगे तो अपना नुकसान कर रहे हो, कौम का नुकसान कर रहे हो, अम्मा अब्बा का, उस्ताद का नुकसान कर रहे हो, अगर इससे ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो। उस्ताद का नुकसान ये है ना भाई कि उस्ताद इतनी मेहनत करके आपके साथ जोर लगा के आपको पढ़ाए, और आप ऐसे काम करें जिस वजह से आप रिजल्ट में ज़ीरो परफॉर्म करें। ज़ीरो ही हो गया, 49 इज 0, 50 इज 100, तो फिर फ़ायदा नहीं ना, फिर नुकसान तो है ना उस्ताद का। ठीक है जी, ओके, तो ये 4 सवाल होमवर्क में हैं। और बहुत शुक्रिया सुबह वाले बच्चों, आपने ये लेक्चर लिया। ऑनलाइन वालों, आपका इस लेक्चर के साथ पार्ट 2 होगा फ़खर लिमिटेड वाला, और आप लोगों ने फ़खर लिमिटेड को यूट्यूब के ऊपर सुनना है। अल्लाह हाफ़िज़।